5G इज द फिफ्थ जनरेशन ऑफ, हम हिंदी में भी बोलेंगे, 5G इज द फिफ्थ जनरेशन ऑफ सेलुलर 5G is the fifth generation of cellular mobile communication. Cellular mobile communication. What is cellular mobile communication? ये वर्ड आपको लिखना जरूरी है, समझना भी जरूरी है। कि सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है। अगर हम 4G के बारे में बात करें, 5G के बारे में बात करें, 6G के बारे में बात करें, तो सब का सब जो है ये एक तरह का कम्युनिकेशन का माध्यम है। और इसे कौन सा हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं, तो सेलुलर जो आपका कम्युनिकेशन है वो कर पाते हैं। समझ में आ रहा बात, सेलुलर में यानी कि मोबाइल फ़ोन जो है इसमें ज़रूर चीज़ आएगा। डिजाइन टू डिलीवर वेरी हाई स्पीड, ultra low latency and massive device connectivity यानी कि 5G मोबाइल संचार की पांचवी पीढ़ी है, जो अत्यधिक गति बहुत कम विलंब और बड़े पैमाने पर डिवाइस कनेक्टिविटी प्रदान करती है। तीन चीज इसमें बोला गया है। इसका गति क्या है, ये काफ़ी फास्ट है। यानी कि इसमें सिंपल सी बात यह है कि बहुत कम एक ट्रांजिशन से दूसरे ट्रांजिशन पे जाने के लिए समय क्या लगता है, काफ़ी कम लगता है, विलंब बहुत कम होता है। और बड़े पैमाने पर जो है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक अगर नेटवर्क है उसमें हम लोग बहुत सारा डिवाइस को क्या कर सकते हैं, तो कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया बात। 2G रहेगा तो उसमें बहुत कम डिवाइस कनेक्ट होगा, 3G में क्या होगा तो उससे ज़्यादा होगा, 4G में क्या होगा उससे भी ज़्यादा, 5G में उससे भी ज़्यादा। यानी कि जो डिवाइस कनेक्टिविटी है वो क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। तो हम लोग ऐसे इसको डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हम करवा रहे हैं आपको भी पूछा जा सकता है कि 5G मोबाइल संचार की कौन सी पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी है। इसका गति क्या है, बहुत अधिक है, विलंब इसमें क्या होता है, काफ़ी कम होता है, और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर डिवाइस कनेक्टिविटी प्रदान करती है। तो अब हमको याद करना पड़ेगा कि भैया स्पीड के बारे में बात किए हैं तो स्पीड कितना है, तो लिखिएगा गति 10 से 20 Gbps। कितना है, 10 से 20 Gbps, याद कीजिएगा इसको। गति कितना है, स्पीड कितना है इसका, 10 से 20 Gbps, मैंने क्या 10 से 20 GB पर सेकेंड। अगर हम लोग बात करते हैं विलंब, इसका विलंब बहुत कम है, यानी कि विलंब को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लेटेंसी। तो लेटेंसी पता है कितना है, 1 मिलीसेकेंड लेटेंसी है। विलंब कितना है, तो 1 मिलीसेकेंड। विलंब कितना है, 1 मिलीसेकेंड। एक मिलीसेकेंड इसका जो है वह विलंब है। अगर हम लोग बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी जो आपको हम बता रहे थे, कनेक्टिविटी कितना है, 1 मिलियन डिवाइस 1 स्क्वायर किलोमीटर में इससे कितना डिवाइस कनेक्ट हो सकता है, तो 1 मिलियन। इसको लिख लीजिएगा, 1 मिलियन डिवाइस, 1 मिलियन डिवाइस इन डिवाइसेस पर स्क्वायर किलोमीटर। कहीं डाउट हो तुरंत पूछने के लिए, 1 मिलियन डिवाइस पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 मिलियन डिवाइस
1 मिलियन मतलब कितना? हाँ, 1 लाख। यानी कि अगर इतना लंबा अगर देखा जाए, पूरा पूरा एरिया देखा जाए, यानी कि 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई वाले एरिया में अगर 5G है तो वहां पे 10 लाख जो है डिवाइस क्या हो सकता है, तो कनेक्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है बात? चलिए अब हम लिखेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम लिखेंगे कि स्पेक्ट्रम किस स्पेक्ट्रम में काम करता है, तो इसको अंग्रेजी हिंदी दोनों में एक ही चीज लिखना है, लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड, तीनों में। लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। लो बैंड, मिड बैंड एंड हाई बैंड। स्पेक्ट्रम जैसे कि कोई वेव है ना, तो वेव का जो फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो लो बैंड फ्रीक्वेंसी, हाई बैंड फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, तो 3 तरह का। ये लो बैंड में भी रहता है, मिड बैंड में भी रहता है और हाई बैंड में। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखेंगे कुछ हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी सेवाएं हम लोग को मिलती है, 5G में क्या क्या होता है। तो लिखेंगे 5G सर्विसेज टाइप्स। 5G सर्विसेज टाइप, 5G सर्विसेज टाइप्स, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें इसका, ठीक है, तो अगर देखते हैं तो ये तो हम लोग को पता है कि इंटरनेट का स्पीड क्या रहेगा, बहुत हाई रहेगा। लेकिन इसके अंदर जो वीडियो भी जो चलता है उसका क्वालिटी क्या होता है, तो HD मतलब क्या होता है, तो हाई डेफिनेशन जो है वीडियो इसमें चलता है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें उच्च गति इंटरनेट एंड HD वीडियो, हाई स्पीड इंटरनेट एंड HD वीडियो। और इसका यूज कहाँ होता है, हाई स्पीड मैसेजिंग और HD वीडियो, ठीक है। अब आपको एक, हाँ स्ट्रीमिंग में, हाँ स्ट्रीमिंग में। अब हम लोग ध्यान से समझिएगा कि एक स्वचालित वाहन है, एक क्या है, तो ऑटोनोमस व्हीकल है। और अगर आप उसमें 2G इंटरनेट से वो काम कर रहा है और एक है कि 5G इंटरनेट से काम कर रहा है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से किस में काम करेगा, 5G में काम करेगा, क्योंकि उसको तुरंत तुरंत इंस्ट्रक्शन चाहिए। कैसे? अच्छा ये बताइए कि जो स्वचालित वाहन है, जो कि ऑटोनोमस व्हीकल है, उसमें इंटरनेट का काम ही क्या है, क्यों उसमें इंटरनेट चाहिए? नहीं भाई, जैसे कि मेरा जो गाड़ी है, मान के चले कि मेरा जो स्कूटी है उसको हम बना दिए हैं स्वचालित, हमसे बैठते हैं वो खुद से चलता है, तो मेरे इंटरनेट का क्या जरूरत है? सेंसर इंटरनेट से काम करेगा, नहीं सेंसर के लिए नहीं। जैसे मान के चलिए कि हम लोग सेंसर बारे में पहले भी पढ़ा है ना कि एग्रीकल्चरल फील्ड में सेंसर लगा हुआ है, तो उसमें इंटरनेट का जरूरत नहीं होता है। सही से बताइए, सोच के बता सकते हैं आप, कॉमन सेंस क्वेश्चन है कि भैया स्वचालित गाड़ी में इंटरनेट का काम ही क्या है? बस ये कितना कॉमन सेंस का बात है। यानी कि अगर हम लोग बात करें गाड़ी आगे जा रहा है, ठीक है, तो वो GPS से ही क्या करेगा, तो कनेक्टेड होगा ना, किधर मुड़ना है, कहाँ पे ट्रैफिक है, ठीक है, सब सब चीज़ देखेगा। तो 2G में तो बता ही नहीं पाएगा स्पीड में कि हमको राइट मुड़ना है कि लेफ्ट मुड़ना है, क्या है। तो एक GPS जो है, तो ये बात को समझ रहे हैं आप लोग कि स्वचालित गाड़ी में किसका उपयोग है, तो GPS का नहीं है, मतलब इसमें इंटरनेट का है। और इंटरनेट जितना फास्ट होगा वो गाड़ी क्या रहेगा, उतना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो लिखेंगे यूजेज में ही लिख रहे हैं हम लोग, स्वचालित वाहन, स्वचालित वाहन, स्वचालित वाहन। अब देखिए एक चीज़ और बताइए, मान के चलें कि एक हॉस्पिटल है अमेरिका में और एक हॉस्पिटल है इंडिया में, और जो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो यहीं बैठ करके वहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं। वो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि डॉक्टर है इंडिया में ही और ऑपरेशन कहाँ कर रहा है, अमेरिका में, तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? कैसे इंटरनेट के थ्रू? नहीं, वहाँ पे एक भी आदमी नहीं है, मतलब रोबोटिक्स के माध्यम से। यानी कि वहाँ पे सिर्फ क्या है, तो रोबोट है, और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एक डॉक्टर। तो रोबोट वहाँ पे क्या कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। तो तुरंत तुरंत क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अगला क्या होगा, लैग नहीं चाहिए यहाँ पे। तो इसमें भी किसका यूज होगा, तो 5G टेक्नोलॉजी का। तो लिखिएगा रोबोटिक सर्जरी,
रोबोटिक सर्जरी, क्लियर है, रोबोटिक सर्जरी। अब देखिए, जो घर में जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ होता है, घर में जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ रहता है, आपको क्या लगता है कि उस स्मार्ट मीटर में इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है या नहीं है स्मार्ट मीटर में? तभी तो पता चल पाता है कि आपका एक ऐप भी आता है, एप्लीकेशन, उसमें बताता है कि कब बिजली जो है वो ज़्यादा खर्च हुआ है, किस दिन ज़्यादा हुआ है, किस दिन कम हुआ है। तो ट्रैक कौन कर रहा है? विथ इंटरनेट ही तो लोग ट्रैक कर पा रहे हैं। तो लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर। ठीक है। अब और इसमें कुछ आप समझने के लिए है कि इसका जो उपयोग है वो कहाँ पे है। तो स्मार्ट सिटी क्या होता है? स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी हम लोग किसको बोलेंगे? जहाँ पे सारे टेक सुविधाएं। तो स्मार्ट सिटी को बनाने में हम लोगों को क्या चाहिए? तो फास्ट इंटरनेट भी तो चाहिए, फास्ट कनेक्टिविटी भी चाहिए। आप देख रहे होंगे कि पटना का जो एक, शायद क्या पता वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो पटना का जो NIT जो का जो इलाका था, उसको क्या बना दिया गया था? वाईफाई फ्री जोन है क्या ऐसा? हाँ, तो अभी अभी काम करता है क्या? नहीं। तो स्मार्ट सिटी होने के लिए सबके पास में क्या चाहिए? तो बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। और तो लिखेंगे इसका उपयोग स्मार्ट सिटी बनाने में भी है। और कहाँ यूज हो सकता है 5G का? टेलीमेडिसिन में होगा, टेलीमेडिसिन में, टेलीमेडिसिन, हाँ, ई मार्केट। और कहाँ यूज होगा? औद्योगिक स्वचालन, दैट इज इंडस्ट्री 4.0, टेलीमेडिसिन में, टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन में इसका यूज है। और कहाँ है? तो औद्योगिक स्वचालन में। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 5G के बारे में, तो 5G जो है इंडिया में कब आया था? 5G इंडिया में कब आया था? कब ऐसा बात हो रहा था कि नहीं नहीं अब जो मोबाइल जो लेंगे वो 5G वाला ही लेंगे क्योंकि 5G आने वाला है? अभी हम नहीं डर रहे हैं कि 6G वाला लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। 22 में, अप्रॉक्स 22 में लिखेंगे कि 5G लॉन्च्ड इन इंडिया इन 2022 या 2022 में भारत में आया था। भारत में 5G कब आया है? 2022 में। अब जो ऑपरेटर जो हैं जो 5G को ऑपरेट कर रहे हैं, वो ऑपरेटर्स का कुछ नाम आपको मेंशन करना रहेगा। तो एक रिलायंस है, लिखिएगा 5G ऑपरेटर्स में रिलायंस। 5G ऑपरेटर में क्या आपको लिखना है? रिलायंस। और एक क्या आप लिखिएगा? भारती एयरटेल। ये क्या है? तो इंडिया के मेजर ऑपरेटर हैं, रिलायंस और भारती एयरटेल, भारती एयरटेल। ये जो सर्विसेज है 3G 4G 5G जो है, 3G आया था, कैसे नहीं आया था? मोबाइल में पहले 3G 4G ही चलता था। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इसको रेगुलेट कौन करता है, ये जो 5G है 6G, इसको रेगुलेट कौन करता है? कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको जो है वो रेगुलेट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। लिखिएगा कि इससे रेगुलेट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन करता है। चलिए 2022 में क्या आया? 5। इसमें 6G के बारे में हमको पढ़ने के लिए है। तो 6G कब आया है? अभी ऐसे नहीं होगा। अब ये जो थोड़ा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, फिर एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में हम लोग उसको कवर करेंगे। पहले हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि जो 6G है वो कब तक आने का चांसेस हैं? 30 में, अब 30 हो चुका है। लिखेंगे कि 6G इज द नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये क्या है? नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी है 6G। 6G क्या है? नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी। 6G is next generation wireless technology. 6G is next generation wireless technology expected around 2030. 6G अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक है। 6G अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक है
जो 2030 के आसपास आने की संभावना है, जो इसको कब आने की संभावना है, 2030 के आसपास आने की संभावना है। इनेबलिंग एआई ड्रिवन अल्ट्रा इंटेलिजेंट नेटवर्क, इनेबलिंग एआई ड्रिवन अल्ट्रा इंटेलिजेंट नेटवर्क्स, और एआई आधारित बुद्धिमान नेटवर्क प्रदान करेगी। और एआई आधार ये क्या करेगी, एआई आधारित बुद्धिमान नेटवर्क जो है वह प्रदान करेगी। मतलब क्या है, 6G जो है वो क्या है, तो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी। 6G क्या है, एक नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि 2030 तक आने की संभावना है इसको। और इससे जो है एआई को बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। और साथ ही साथ जो अल्ट्रा इंटेलिजेंट नेटवर्क है, इसको मतलब क्या होता है, व्हाट इज अल्ट्रा इंटेलिजेंट नेटवर्क? मतलब कि जैसे कि उसको पता होगा कि कहाँ पे इंटरनेट का आवश्यकता ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, मतलब उसमें सेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है। तो अल्ट्रा इंटेलिजेंट नेटवर्क प्रदान करेगी। अब हम लोग जैसे उसके एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में पढ़े थे, तो लिखेंगे संभावित विशेषताएं, संभावित विशेषताएं। संभावित विशेषताएं लिखना है इसमें कि संभावित विशेषताएं में स्पीड, गति अप टू 1 Tbps, अप टू 1 Tbps। वो क्या था, वो जीबी में था ना, एक इसमें है तो टेगाबाइट में है। इसका स्पीड क्या है, 1 Tbps। उसमें अगर हम लोग बात करते हैं विलंब, लेटेंसी, उसमें कितना था, इसमें है 0.1 मिली सेकेंड। किस क्या है इसमें, 0.1 मिली सेकेंड, 0.1 मिली सेकेंड। उसमें अगर हम लोग बात करें स्पेक्ट्रम के बारे में, तो स्पेक्ट्रम क्या था, स्मॉल था, मिड था, और क्या था, तो हाई था। इसका जो स्पेक्ट्रम है वो है टेराहर्ज, THZ हर्ज, हमने आवृत्ति का जो यूनिट है हर्ज, इसका स्पेक्ट्रम क्या है, टेराहर्ज, टेरा, TERA, टेराहर्ज। अगर हम लोग बात करें ये जो 6G नेटवर्क आएगा, तभी ये देखते हैं वायर। अब बहुत पहले अगर देखते होंगे तो अगर घर में किसी का नेटवर्क है तो एक छोटा सा एंटीना लगा हुआ होता था, ये देखें, जैसे कि अगर पोस्ट ऑफिस इस में गए या कहीं भी गए तो एक छोटा सा एंटीना होता था लगा हुआ, वो टीवी वाला एंटीना नहीं, इंटरनेट के लिए एंटीना हुआ करता था। इसके बाद क्या आया, तो वायर आया, अभी भी मैक्सिमम जगह वायर ही है। फिर ऑप्टिकल फाइबर आया है, ठीक है ना, नहीं बोला जियो ऑप्टिकल फाइबर। इसके लिए कुछ ज़रूरत ही नहीं होगा। अगर हम लोग बात करते हैं इसका, तो पूरा स्पेस एयर ग्राउंड, यानी कि एयर में ट्रेवल करते रहेगा, जिसके लिए किसी तरह का, हाँ, तो एक पूरा स्पेस एयर ग्राउंड तकनीक पे काम करेगा। तो मेंशन करेंगे। अब मान के चलें कि जो 5G नेटवर्क है, आपको पता है ना कि 5G नेटवर्क जो है वो हम लोग अगर एरोप्लेन में जाते हैं वहाँ काम नहीं करता है, नहीं काम करता है। इसका ऐसा कहीं नहीं हो, ग्राउंड पे कहीं भी रहिए काम करेगा, एयर में कहीं भी रहिए क्या होगा, तो ये काम करेगा। समझ में आया? तो लिखेंगे इसमें नेटवर्क कहाँ मिलेगा, तो स्पेस में भी स्पेस एयर ग्राउंड नेटवर्क इसका रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब आगे आपको जो मेंशन करना है कि इसके अंदर में इसका जो प्रयोग है उसको आपको मेंशन करने के लिए है। तो इसके अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपको देखने के लिए मिलेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम बात करें संचार का, तो इसके अंदर में आपको क्वांटम संचार देखने के लिए मिलेगा। क्वांटम संचार क्या होता है, क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होता है?
क्वांटम यानी कि हम बता रहे हैं इसके लिए कोई मीडियम नहीं है ना ट्रेवल करने के लिए, कोई भी मीडियम नहीं, इसके लिए ना कोई फाइबर चाहिए ना कोई वायर चाहिए, तो ये मूव कैसे करेगा? तो पता है मीडियम किसको बनाएगा? एयर को ही मीडियम बनाएगा, और एयर में जो क्वांटम पार्टिकल्स जो मौजूद है उसको ही क्या करेगा, तो मीडियम बनाकर। जैसे लाइट कैसे ट्रेवल करता है, लाइट को कोई मीडियम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? लाइट को चलने के लिए पार्टिकल चाहिए, नहीं चलेगा लाइट। अब हमको चक्कर आ रहा है। मुंह पे पानी मारी है भाई। स्पीड से आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना। मीडियम किसको चाहिए होता है? लाइट को चाहिए होता है। लिखिए, जैसे लाइट ट्रेवल करता है वैसे ही क्या हो जाएगा, ये ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, लिखेंगे इसमें कि क्वांटम कम्युनिकेशन होगा इसका। होलोग्राफ देखे हैं? होलोग्राफ देखे हैं? होलोग्राफ नहीं देखे हैं? बुक के ऊपर में चिपकाया हुआ था उसको क्या बोलते हैं? वो भी एक क्या है, कम्युनिकेशन ही है ना। क्या होता है उसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है, तो वो जो हम लोग देखते हैं जैसे नॉर्मल चिपका हुआ उसको थोड़ा सा हल्का सा हम लोग क्या करते, टिल्ट करते हैं तो कुछ कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। कभी देखने की कोशिश किए हैं ऐसा? हाँ, नहीं देखे हैं? नकली बुक से पढ़ते हैं क्या हमेशा? होलोग्राफ चिपकाया हुआ रहता है ना उसमें, होलोग्राम जो बोला जाता है, यानी कि उसको अगर थोड़ा सा टिल्ट कीजिएगा तो जो उसके अंदर में लिखा हुआ है वो क्या है तो आपको दिखेगा। भारतीय भवन, एनसीईआरटी की बुक पे नहीं होता है, भारतीय भवन के बुक पे होता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। या फिर लुसेंट के ऊपर भी चिपकाया हुआ होता है। तो भी एक मीडियम है ना, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए कोई मीडियम चाहिए नहीं चाहिए ना मीडियम। वो सिंपली जो लिखा हुआ आपको क्या होता है तो दिख जाता है क्या है। तो इसमें जो अगर बात किया जाए इसमें आप होलोग्राफिक कम्युनिकेशन को भी देख पाइएगा। देखिएगा, होलोग्राफिक संचार, होलोग्राफिक कम्युनिकेशन, होलोग्राफिक कम्युनिकेशन, होलोग्राफिक संचार। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो एक वर्ड है यहाँ पे डिजिटल ट्विन। डिजिटल ट्विन को समझेंगे, जैसे कि जो 5G है वो डिजिटल ट्विन तकनीक पे काम नहीं करता है। 6G जो है वो किस पे काम करता है तो डिजिटल ट्विन पे काम करता है। तो भाई डिजिटल ट्विन है क्या? अगर मान के ट्विन मतलब क्या होता है? जुड़वा, एकदम एक रूप जो देखने के लिए होता है वो। मान के चलते हैं कि एक ट्विन है। ट्विन है मतलब क्या, कि लाइट की तरह तो मूव करेगा ही करेगा। लाइट में डुअल नेचर होता है कि नहीं? लाइट के अंदर में डुअल नेचर होता है ना, बोलते हैं ना कि वेव नेचर भी होता है और उससे क्या होता है तो पार्टिकल नेचर भी होता है। जब ये लाइट के तरह ही ट्रेवल करेगा तो इसके अंदर भी क्या होगा तो ट्विन होगा ये, यानी कि वेव की तरह भी काम करेगा और किसकी तरह काम करेगा तो पार्टिकल की तरह। अगर हम लोग वेव के बारे में बात करें तो ऐसा वेव होगा जो कि टेरा हर्ज में काम करेगा। जो टेरा हर्ज लिखवाए हैं टेरा हर्ज में काम करेगा। अगर पार्टिकल के बारे में बात करें तो क्वांटम संचार इसमें होगा। तो समझ में आ रहा है, एक तो इसमें के अंदर क्या हो रहा है, क्वांटम संचार भी हो रहा है। क्वांटम मतलब क्या, पार्टिकल्स के रूप में भी संचार हो रहा है। और दूसरा इसमें क्या है आपका तो दूसरा क्या है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी भी है वो किस में रहेगा, टेरा हर्ज में। तो यानी कि यह वेव नेचर का भी होगा और पार्टिकल नेचर का भी होगा। ठीक है, तो इसमें इसलिए इसको लिखवाया गया है डिजिटल ट्विन की तरह यह काम करेगा, डिजिटल ट्विन। ठीक है, मेटावर्स क्या होता है? व्हाट इज मेटावर्स? जैसे कि हम इसका उपयोग बताएंगे तो मेटा बोलेंगे कि इसका उपयोग मेटावर्स में है। कोई लाइट का उसको क्या बोलते हैं तो मेटावर्स, वहाँ पर भी इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑब्वियस सी बात, इसको समझिए कि यूनिवर्स को जानने में भी इससे हम लोगों को क्या मिलेगी तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यानी कि यूनिवर्स का जो मेटावर्स वाला पार्ट है वहाँ पे भी वो हम लोग जानने में, तो लिखिएगा इसका उपयोग मेटावर्स में है। अब ध्यान से सुनिए एक बात को, थोड़ा कुछ समझिए। जैसे कि अभी जो हमारे पास में 5G तकनीक है,
तो हम लोग इसमें बोलते हैं, उधर से भी हमसे बात करता है। 5G से पहले जो तकनीक था उसमें बोलिएगा तो वो आपको अच्छे से काम नहीं करेगा। 3G वाला 2G वाला फिर काम करेगा बोलने से। हमेशा क्या करना पड़ता था उसमें, हम लोग लिख करके इनपुट देते थे। पहले हम लोग क्या करते थे, लिख के इनपुट दे रहे हैं, उससे पहले हम लोग प्रोग्राम में लिखते थे। प्रोग्राम जो लैंग्वेज वो कंप्यूटर समझता है उसी लैंग्वेज में क्या करते थे, तो प्रोग्राम लिखते थे। तो प्रोग्राम लिखना तो सबके बस का बात नहीं था, ध्यान समझना है बात को। फिर क्या हुआ कि उस जिस लैंग्वेज को वो समझ रहा है उसमें ना लिख करके हम लोग अगर अपना ही लैंग्वेज में कुछ भी लिख देते थे तो क्या करता था, तो समझता था। ठीक है, पहले अगर बात करें कि अगर हम लोग पहले कुछ लिखते थे और अच्छे से उसको अंग्रेजी में नहीं लिखे तो समझ नहीं पाता था, उसको टोटली क्या करना पड़ता था, तो इंग्लिश में लिखना पड़ता था। शुरू में तो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखिए, बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखिए, फिर क्या हुआ कि आप कुछ भी लिखिए उसको धीरे धीरे क्या करेगा, समझेगा। अब है कि आप उससे दिन भर बात भी कर सकते हैं, वो आपको टाइप करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है कि आप जो सोच रहे हैं वो समझ रहा है, यानी कि आपके दिमाग में जो चल रहा है 6G में ऐसा ही होगा। हुआ ना भाई, मतलब बोल रहे हैं तो समझ रहा है बात। जैसे कि मान के चले कि हम जो बोल रहे हैं तो आप लोग में से आधा लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो तो पीछे बोल ही रहे हैं कि हम तो भैया ऐसे ही बैठे हुए हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीच की लड़की भी बोल रही है कि हमको कुछ समझ में नहीं आता, बहुत फालतू टीचर है, कुछ नहीं पढ़ाता है हमको। क्योंकि हम जो है अब 6G में आ चुके हैं, अब आपको माइंड में क्या चल रहा है हम भी समझ रहे हैं। अब हम जो है 6G बन चुके हैं, ठीक है, मेरे अंदर बिल्ड हो चुका है, तो समझ में आ रहा है ट्रांजिशन। पहले कंप्यूटर लैंग्वेज लिखना पड़ता था, फिर क्या हुआ तो नॉर्मल अंग्रेजी लैंग्वेज में काम किया, फिर हुआ कि जो आपका लैंग्वेज आ रहा है आप लिख दीजिए काम करेगा। फिर अब हम लोग बोलते हैं, किसी चीज़ में बोलिए वो समझेगा। अब क्या है, तो अगला स्टेप यही है ना कि बोलने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ, हाँ वो जो चिपकाए हुए था, समझ रहे, वही चीज़ है। 6G है क्या, इसलिए अब अच्छा अच्छा सोचना जरूरी है। पता है कि बुरा सोच रहे हैं कोई समझ ले अच्छा, तो बड़ा खतरनाक होने वाला है दुनिया। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें कि इसको हम लोग अंग्रेजी में अगर समझाया जाए तो इसको बोलते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, यानी कि वो कंप्यूटर किस भाषा को भी समझ सकता है जो हमारा ब्रेन। एक यहाँ पे लगा दीजिए कुछ, आपके दिमाग में चिप लगवाएंगे पक्का, और फिर नहीं नहीं लगवाना भी है हमको, टारगेट ही यही है। अब यहाँ पे ब्रेन में लगा करके सीधे हम देखते रहे क्या चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, घर में खाना क्या बन रहा होगा, या फिर जाने के बाद तुरंत खा के सो जाना है, सब हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, यानी कि मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस। ठीक है, जैसे ये जो है इनको दिमाग में चल रहा होगा कि अब तो 72वीं में वैकेंसी ठीक ठाक है ही, लेकिन एक चीज़ है, 72वीं में वैकेंसी बहुत अच्छा है कि नहीं। 750 वैकेंसी करीब हो चुका है उसमें, तो वो है कि वो भी पार कर जाएगा, 1200 प्लस हो ही जाना है। लेकिन होगा सिलेक्शन किसका, जैसा कि अब जो पेपर का जो बन रहा है मेंस का, जो मेंस रेडी नहीं रहेगा बिफोर प्रीलिम्स, उसका नहीं होने वाला है सिलेक्शन फिर से। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, तो प्रीलिम्स अगर हो भी जाए तो मेंस में चांसेस बहुत कम है होने का, बहुत कम। हम लगातार देख रहे हैं कि जिसका प्री हो जाता है पहले से अगर तैयारी नहीं है आफ्टर 68, तो बहुत कम लोगों का हो पाता है सिलेक्शन। तो अभी से वो क्या रहने के लिए है, मेंस रेडी जो है आपको रहने के लिए है, बिफोर प्रीलिम्स मेंस का काम जो है हो जाना चाहिए। HDM का भी सीट रहेगा, तो माइंड में तो ऐसा तो नहीं आ रहा ना कि हमको HDM DSP से मतलब नहीं है, बस PDF में नीचे से भी 2-3 में नाम हो जाए काम खत्म, तो ऐसा नहीं सोचना है। अब हम लोग देखा जाए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस में, किसी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं पूर्ण स्वचालन। पूर्ण स्वचालन, पूर्ण स्वचालन मतलब क्या, फुल्ली ऑटोनोमस सिस्टम। जैसे कि पता है क्या, हम लोग बोलते हैं ना कि हे गूगल ये वाला गाना जो है प्ले करो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मन में गुनगुना दीजिएगा वो बजना शुरू हो जाएगा।
एक इसको क्या बोलते हैं, फुली ऑटोनोमस है, वो खुद से ही समझ पा रहा है वो। जैसे कभी क्या है कि माइक्रोवेव को कनेक्ट कनेक्ट कर दिए तो ठीक है भाई, मेरे यहाँ तो चूल्हा पर चाय बनता है, अगर मान के चले कि जो इलेक्ट्रिक केटल है वो खुद से ही ऑन होकर के पानी वानी, जैसे ही प्यास लगा वो पानी ऑन करके रख रख दिया कि भाई पानी पी लो, चिल्ला रहा है कि पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, आपको प्यास लगा होगा, यानी क्या वो क्या हो चुका है, तो फुल्ली ऑटोनोमस हो चुका है। और एक हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बार बार, अभी हम लोग क्या करते रहते हैं, इंस्ट्रक्शन जो देते रहते हैं। तो इसलिए हम 5G पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, 6G पे ध्यान दे रहे हैं कि जो सोचेंगे वो काम क्या हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कहते हैं पूर्ण स्वचालन, फुल्ली ऑटोनोमस सिस्टम रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं ये जो 6G जो आने वाला है उसके लिए कोई पॉलिसी भी है क्या गवर्नमेंट का, क्या क्या पॉलिसी का नाम है, किस पॉलिसी के तहत आ रहा है, वो है भारत 6G विजन। लिख लीजिएगा, भारत पॉलिसी जो है ठीक है, क्लियर है। अब ये टारगेट ईयर क्या है इसका, कब आएगा, 2030 में आएगा। एक बार को देखना है जो लिखे हैं हमको कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बैक से हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन थोड़ा सा अब इसको एक इंट्रोडक्शन हो गया। देखिए इस बार डीएसओ में क्या पूछा गया है, इसके ऊपर में लॉन्ग पूछा गया है, अगर शॉर्ट भी पूछा जाएगा 6G के बारे में तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो गया मेरा तैयार हो गया। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, हम जो क्वेश्चन आया हुआ है और उसको आपको हम करवाते हैं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अच्छे तरीके से समझना है, जो मेंस है उसका क्या क्या लेने के लिए आपको नोट्स जो है प्रिपेयर कर लेना है। नहीं क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है पढ़ के बताते हैं। देखिए है क्वेश्चन, हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन जो है आपका How are India emerging 5G and 6G communication technologies, particularly the India 6G vision document, the Bharat 6G Alliance, and the India stake-based digital ecosystem, shaping the country's digital transformation, indigenous research capabilities, cyber security landscape, and global technological leadership. भारत में विकसित हो रही 5G और 6G संचार प्रौद्योगिकियों, विशेषकर भारत 5G विजन डॉक्यूमेंट, भारत 6G अलायंस और इंडिया स्टैक आधारित डिजिटल इकोसिस्टम का देश में डिजिटल परिवर्तन, स्वदेशी अनुसंधान क्षमताएं, साइबर सुरक्षा, परिदर्शीय तथा वैश्विक तकनीक नेतृत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन है, तो भाई 5G और 6G के बारे में आपको अगर शुरू में ही नहीं आ रहा है कि 5G क्या होता है 6G क्या होता है, ये क्वेश्चन आप क्या नहीं कर पाइएगा, बना नहीं पाइएगा। तो हम एक इंट्रोडक्शन दिए कि 5G क्या है, 6G क्या है, और अब जो है क्या आपको इसके ऊपर में हम इस क्वेश्चन को भी क्या कर रहे हैं, लिखवा रहे हैं। तो पहले एक बार पढ़ लीजिए जो हम लिखवाए हैं, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा जो ये क्वेश्चन है। 2 मिनट में पढ़ लीजिए। हो गया, चलिए लिखिए इंट्रोडक्शन इसका, लिखिएगा इंडियाज रैपिड एडॉप्शन ऑफ 5G,
and forward looking preparation for 6G mark a decisive shift from being a technology consumer to a technology creator. India's rapid adoption of 5G and forward looking preparation for 6G mark a decisive shift from being a टेक्नोलॉजी कंज्यूमर टू ए टेक्नोलॉजी क्रिएटर। लिखेंगे हिंदी में 5G का तेजी से अंगीकरण और 6G की अग्रिम तैयारी भारत को केवल तकनीक उपभोक्ता से तकनीक निर्माता बनने की दिशा में ले जा रही है। इसका मतलब समझ में आया? लिख लिए हिंदी में? हिंदी वाले कल आप दोनों एम्स में मिलिएगा, चिप लगवाने वाले हैं, ठीक है। इसको आपको लिखने के लिए है कि जैसे कि पहले जो 5G को हम लोग बहुत स्पीड में क्या किए हैं, अडॉप्ट किए हैं, और जो 6G को हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी जो है उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। यह भारत को क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ कंज्यूम करने वाले बन रहे हैं, हम लोग अब क्या करने वाले बन रहे हैं, तो क्रिएटर भी बन रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में जो है ये चीज़ को लिखने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझिए कि ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। आगे आपको मेंशन करने के लिए है कि इनिशिएटिव, जो कि हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए हैं कि अगर 6G आ रहा है भारत में तो किस पॉलिसी के तहत 6G आ रहा है, अभी लिखवाए हैं आपको, क्या बताइए? क्या भारत 6G विजन, तो उसके बारे में हमको मेंशन करना है। तो लिखेंगे इनिशिएटिव सच एज द इंडिया 6G विजन डॉक्यूमेंट, इनिशिएटिव सच एज द इंडिया 6G विजन डॉक्यूमेंट, भारत 6G alliance and the evolving India stack based digital ecosystem and the evolving India stack based digital ecosystem are collectively reshaping India's digital economy, research ecosystem, cyber security posture and global standing, लिखेंगे, आप लोग भी लिखिएगा। इंडिया 6G विजन, भारत 6G अलायंस और उभरता स्टेक बेस्ड डिजिटल इकोसिस्टम आपका नाम अंकुश है, तो इसको याद करके जाना है। पता है ये जो पेपर हुआ है ना DSO वाला, उसमें से कम 70, 80 नंबर का क्वेश्चन मैच करेगा, कंफर्म है। तो इसको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है। सुनिए, आज और कल 2 दिन का टाइम है आपके पास। नेट से या कुछ से भी समझ में नहीं आया तो नंबर है ना मेरा, उसमें मैसेज कर दीजिएगा, लिख कर PDF बना के हमको भेज दीजिएगा। टोटल पेपर को यही काम करना है आपको, 2 दिन, दोनों एक क्वेश्चन, उसको याद भी कर लेना पूरा अच्छे तरीके से लिख करके। आप यूज कीजिएगा बुक का, नेट का, बट लिख करके भेजना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा फिक्स है। एक क्वेश्चन हार्ड था इसलिए हम लिखवा दे रहे हैं आपको। तो क्या है यहाँ पे, स्टेक बेस्ड डिजिटल इकोसिस्टम, यहाँ तक लिखे हैं आप लोग। भारत के डिजिटल परिवर्तन
भारत के डिजिटल परिवर्तन, कॉमा अनुसंधान क्षमता, अनुसंधान क्षमता, अनुसंधान क्षमता, अनुसंधान क्षमता, साइबर सुरक्षा तथा वैश्विक नेतृत्व को नया आकार दे रहे हैं। वैश्विक नेतृत्व को, धीरे से पूछना, डर जाते हैं ऐसे। वैश्विक नेतृत्व को नया आकार दे रहे हैं। समझ में आया? ये क्या हो गया? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये बात बोलना चाह रहे हैं कि 5G बहुत स्पीड में हम लोग क्या किए, अडॉप्ट कर लिए थे, और 6G की जो तैयारी है हमारे कंट्री में वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत अच्छा तैयारी है। 6G का जो तैयारी है बहुत अच्छा तैयारी है हम लोग का। अब इससे देश को ये बेनिफिट मिलने वाला है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं रह जाएंगे। ये जो हमारी एडोप्टिबिलिटी है और ये जो हमारा तैयारी है 6G को अडॉप्ट करने का, इससे हम लोग अब क्या बनने वाले हैं, टेक्नोलॉजी के निर्माता बनने वाले हैं। क्लियर है? इंडिया में जो भी चीज़ें चल रही है, जैसे इंडिया 6G विजन चल रहा है या भारत 6G अलायंस चल रहा है, इससे बेनिफिट ये होगा कि भारत में आमूलचूक डिजिटल परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। और क्या मिलेगा? अनुसंधान क्षमता जो हमारा है वो बढ़ जाएगा। रिसर्च जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, तो बढ़ जाएगा। इससे जो हमारा कंट्री के ऊपर में साइबर खतरा है, आपको पता ही है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है जिसको ऊपर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो टॉप 5 में है। हाँ, रिपोर्ट भी है कि हमारे ऊपर में साइबर अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग अपने आप क्या कर पाएंगे, साइबर सुरक्षा जो है प्रदान कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो हमारा जो है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के रूप में आगे बढ़ करके वैश्विक नेतृत्व भी प्रदान कर सकते हैं, यानी कि हम लोग जो है इसमें लीडर भी बनने की कोशिश में हैं। अब हम लोग एक एक करके डायमेंशन को लिखेंगे। आपको क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। लिखेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हेडिंग लिखिएगा डिजिटल परिवर्तन। और जो बात हम पहले लिखवा चुके हैं इंट्रोडक्शन में, देखिएगा वही सब बात यहाँ पे रिपीट होगा, तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाइएगा। पहले हिंदी में लिखिएगा 5G उच्च गति, 5G उच्च गति न्यूनतम विलंब के माध्यम से डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, टेलीमेडिसिन और उद्योग 4.0 को गति देता है। 5G इनेबल्स अल्ट्रा फास्ट कनेक्टिविटी, लो लेटेंसी, भैया हेलो लिख लीजिए, एंड मासिव IoT, एक्सीलरेटिंग डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, टेलीमेडिसिन एंड इंडस्ट्री 4.0। हम फिर से बोलते हैं 5G उच्च गति न्यूनतम विलंब और IoT के माध्यम से डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, टेलीमेडिसिन और उद्योग 4.0 को गति देता है। यानी कि 5G इनेबल्स अल्ट्रा फास्ट कनेक्टिविटी, लो लेटेंसी एंड मासिव IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक्सीलरेटिंग डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, टेलीमेडिसिन एंड इंडस्ट्री 4.0। समझ में आया बात? ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। अब 6G क्या है, तो 6G लिखिएगा 6G विजन एक्सपैंड टू AI नेटिव नेटवर्क। 6G की परिकल्पना AI आधारित नेटवर्क, 6G की परिकल्पना 6G विजन एक्सपैंड टू AI नेटिव नेटवर्क, 6G की परिकल्पना AI आधारित नेटवर्क, इमर्सिव संचार, इमर्सिव कम्युनिकेशन और अंतरिक्ष वायु भूमि एकीकरण।
एंड स्पेस एयर ग्राउंड इंटीग्रेशन, एंड स्पेस एयर ग्राउंड इंटीग्रेशन। यानी कि अंतरिक्ष वायु भूमि एकीकरण के साथ भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव रखती है। अंतरिक्ष वायु भूमि एकीकरण के साथ भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव रखती है। यानी कि लेइंग द फाउंडेशन फॉर ए फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी, स्पेस एयर ग्राउंड इंटीग्रेशन कॉमा लेइंग द फाउंडेशन फॉर ए फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी। तो 6G का जो परिकल्पना है उससे जो हमारा नेटवर्क होगा वो कैसा बन जाएगा, एआई आधारित बन जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा, इसके माध्यम से जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा। और हमारा अभी क्या है कि भूमि पे नेटवर्क ज़्यादा है, उधर अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा, चाहे भूमि हो चाहे एयर हो, सब जगह नेटवर्क क्या रहेगा तो तगड़ा रहेगा। और इससे जो हमारा जो बात हमेशा होता है इंडियन इकोनॉमी में कि हमारा इकोनॉमी कैसा हो जाएगा, और ज़्यादा डिजिटल हो जाएगा। हमारा जो इकोनॉमी है और क्या हो जाएगा तो और ज़्यादा डिजिटल इकोनॉमी, यानी कि हम लोग डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो है बहुत तेज़ी से अग्रसर होंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो हेडिंग है स्वदेशी अनुसंधान एवं नवाचार, इंडिजिनस रिसर्च एंड इनोवेशन, इंडिजिनस रिसर्च एंड इनोवेशन, स्वदेशी अनुसंधान एवं नवाचार। अब हम लोग के क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था कि भारत 6G अलायंस, इसका बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखेंगे द भारत 6G अलायंस ब्रिंग्स टुगेदर, भारत 6G अलायंस, आप लोग भी लिखिए, भारत 6G अलायंस ब्रिंग्स टुगेदर, भारत 6G अलायंस शिक्षा जगत कॉमा स्टार्टअप, शिक्षा जगत कॉमा स्टार्टअप कॉमा उद्योग और सरकार, भारत 6G अलायंस शिक्षा जगत कॉमा स्टार्टअप कॉमा उद्योग और सरकार को जोड़कर स्वदेशी बौद्धिक संपदा को जोड़कर स्वदेशी बौद्धिक संपदा कॉमा मानक और परीक्षण ढांचे विकसित कर रहा है। द भारत 6G अलायंस ब्रिंग्स टुगेदर एकेडमिया कॉमा स्टार्टअप्स कॉमा इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडिजिनस स्टैंडर्ड्स एंड टेस्ट बेड्स। ठीक है, बोल रहे हैं इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडिजिनस स्टैंडर्ड्स एंड टेस्ट बेड्स। अब हम समझाएंगे क्या चीज़ कर रहा है ये। देखिए ये जो 6G है ना, कुछ चीज़ों को जोड़ रहा है। क्या क्या जोड़ रहा है तो शिक्षा जगत को जोड़ रहा है, शिक्षा जगत को किससे जोड़ रहा है तो स्टार्टअप से जोड़ रहा है। अब आप देखिए, मान के चलिए जो फिजिक्स वाला का एग्जाम्पल लीजिए, अनअकैडमी का एग्जाम्पल लीजिए, क्या था, ये तो शिक्षा जगत की चीज़ें हैं। और अब ये क्या बन चुका है तो स्टार्टअप भी अब ऐसा बन चुका है, और इसको सरकार से भी जोड़ रहा है। ये जो हमारा जो विजन है भारत 6G अलायंस, इसका विजन ये है कि हम लोग 3-4 चीज़ों को जोड़ लें, एक शिक्षा को जोड़ लें, एक स्टार्टअप्स को जोड़ लें, और उसमें सरकार की जो भागीदारी है उसको भी क्या करें तो सुनिश्चित करवाएं। अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा बौद्धिक संपदा है वो क्या हो जाएगा, देश का बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। जो मानक है, मानक मतलब समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड, चीज़ों का जो मानक मतलब कि क्वालिटी, उससे वो क्या होगा तो इम्प्रूव होगा। और हमारे यहाँ जो रिसर्च ढांचा है, जो परीक्षण ढांचा है, उसको भी क्या मिलेगी तो मजबूती मिलेगी। तो अब हमको लगता है कि भारत 6G विजन के अंदर में जो अलायंस जो है, जो जोड़ तोड़ है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। जोड़ तोड़ कुछ ऐसा है कि शिक्षा जगत को हम लोग स्टार्टअप से जोड़ रहे हैं, यानी कि अगर आपको कुछ स्टार्टअप करना है तो आपके शिक्षा में ऐसी चीज़ें रहेगी जिससे आप क्या कर पाइएगा, बेटर एक स्टार्टअप कर पाइएगा। हम उदाहरण के तौर पे एक चीज़ भी आपको बोलना चाहेंगे कि अभी एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है,
एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये सही एग्जाम्पल है, मेरे घर का ही है। मेरा भाई है और वो कॉलेज में भी पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग का जो भी है कर रहा है। तो एक प्रोग्राम आया सरकार की तरफ से कि अगर आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ बनाना चाहें और वो जो चीज़ें बनाना चाहते हैं वो अगर हमको पसंद आया तो आपको हम क्या देंगे, आपको जो कंपनी है वो कंपनी के लिए कुछ जगह नहीं रहता है, वो तो ऑनलाइन कंपनी रहती है ना, तो उसके लिए हम 25 लाख रुपीज़ आपको क्या करने वाले हैं, तो पैसा जो है सरकार देने वाला है। तो ये अभी क्या किया कि एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें क्या होता है कि कोई भी फसल है, फसल लगा हुआ है एग्रीकल्चर, तो उसको स्कैन करना होता है। कैसे, जैसे स्कैन करना होता है, मान के चलिए कि उसके पत्ता को स्कैन कर लिया, उसका लुक को स्कैन कर लिया, और उस स्कैन के माध्यम से उसमें जो बीमारी है, जो कमी है, वो पता कर लिया। मान के चलिए कि उसमें जो है पेस्टिसाइड का ज़रूरत है, उसको कोई पेस्ट लगा हुआ है, तो क्या चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, तो वो ऑनलाइन माध्यम से आपके घर पे क्या पहुंच जाएगा, तो वो पेस्टिसाइड जो है पहुंच जाएगा। एक तरह का क्या है, ये कनेक्शन ही है। शिक्षा को किससे जोड़ा गया है, तो स्टार्टअप से, और बीच में कौन आ गया है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो पैसा दे रही है। जैसे कि जो ट्राया कंपनी का जो ऐड नहीं आता है बाल उगाने वाला, उसमें भी क्या होता है, सैंपल, जैसे कि आप फोटो ही भेजते हैं उसको, ऐसा कोई तो डॉक्टर आता नहीं है आपके घर पे, और उसके माध्यम से वो क्या कहता है कि आपको जो है क्लेम करता है कि आपके बाल आ जाएंगे, ठीक है। तो उसी टाइप से अगर देखा जाए तो 6G के माध्यम से चीज़ें क्या होगी कि जो शिक्षा जगत है उसमें परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, आपको काफ़ी सारा इनोवेटिव बनाया जाएगा, और गवर्नमेंट भी क्या करेगा आपसे, तो इंटरेक्ट करेगा। तो अब हम ये कंफर्म है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि व्हाट इज 6G विजन अलायंस। ये अलायंस मतलब क्या, गठबंधन। गठबंधन किसी किसके बीच में, 3 चीज़ों के बीच में, शिक्षा, स्टार्टअप और सरकार, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है? कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ, जल्दी जा सके, ठीक है। हम्म 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 ये वर्क हो रहा है, सबसे वही चीज़ है, ठीक है। अब जो है ये हम लोग कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर बात किया जाए, हम लोग किसके ऊपर में थे कि व्हाट इज भारत 6G अलायंस क्या था, उसको हम लोग देखें। अब जो है आगे लिखने के लिए है इम्फेसिस ऑन आत्मनिर्भर टेलीकॉम, आत्मनिर्भर दूरसंचार, आत्मनिर्भर दूरसंचार पर बल विदेशी निर्भरता घटाकर घरेलू अनुसंधान को सशक्त बनाता है। आत्मनिर्भर दूरसंचार पर बल, आत्मनिर्भर दूरसंचार पर बल विदेशी निर्भरता घटाकर घरेलू अनुसंधान को सशक्त बनाता है। देखिए, अगर हमारा जो टेलीकॉम है वो अपना हो जाएगा, इससे अभी कितना खतरा है। मान के चलिए कि एक टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भारत 1947 से पहले ब्रिटेन का क्या था, तो कॉलोनी था। जो टॉपिक है कि अभी भी हम लोग गुलाम हैं। कैसे गुलाम है, तो डिजिटली गुलाम है। डेटा वेंडर कौन हमारा है, तो यूरोपियन कंट्री है। खास करके कौन है, तो मान के चलिए कि अभी कुछ घटना घटा देश में और पूरा का पूरा कम्युनिकेशन लाइन हम किसी ऊपर डिपेंडेंट है, वेस्टर्न कंट्री पे डिपेंडेंट है। वो हमको बंद कर दिया, दो दिन के लिए बंद कर दिया, तो देश के किस कोना में क्या हो रहा है हम लोग को पता नहीं चल पाएगा। कैसे पता चलेगा? हम लोग को कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, डेटा सेंटर से ही आ रहा है, और डेटा सेंटर हमारा अपना है ही नहीं। हम लोग उसमें आत्मनिर्भर नहीं है। तो एक तरह से क्या है, हम लोग गुलामी है किसी का। वो जिस तरह से चाहेगा उस तरीके से चीज़ों को क्या कर सकता है। तो जैसे मान के चलिए कि कुछ दिन कल परसों जो है, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, हाँ, जो वो गुजर गए, तो ठीक है गुजर गए, अगर मान हम आपको कैसे पता चला, कम्युनिकेशन सिस्टम से ही पता चला है। नहीं तो आज से अगर 50-40 साल पहले की बात कीजिएगा तो हम लोग को कैसे पता चलता, या तो रेडियो के माध्यम से,
या टेलीविज़न के माध्यम से या अखबार के माध्यम से। चौथा कोई मीडियम था? नहीं था। अब बताइए कि रेडियो का पहुंच अब क्या हो चुका है? टोटली नेग्लिजिबल ही है। किनके किनके यहाँ पे रेडियो सुनते हैं आप लोग? लेकिन 2010-11 में आप लोग थे? थे। तो उस समय आप कहीं भी जाते होंगे तो रेडियो बजते आप सुनते होंगे। जैसे कि सैलून में गए तो वो बजा रहा है, अब दुकान में गए तो वो बजा रहा है, सिंपल सी बात है। गांव में सुनते थे, सिंपल सी बात है। हम भी। तो अब तो ये सब सिस्टम, रेडियो खत्म ही हो गया, पहला। दूसरा टीवी, आजकल का जो यंग जनरेशन टीवी देखना पसंद करता है कि भाई मूवी चल रहा है 20 मिनट, फिर 5 मिनट एडवर्टाइजमेंट आएगा, उसमें बैठे हुए हैं, फिर से एक कोई पसंद कर रहा है आजकल? मतलब कोई नहीं पसंद कर रहा, वो भी खत्म हो चुका है संचार का साधन। पेपर तो आप लोग कितना पढ़ते हैं आप लोग खुद ही पता है। ये पेपर भी क्या है, हम लोग पास डिजिटल ही आ रहा है पेपर। डिजिटल पेपर आदमी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है ना। वो जो अखबार है अभी भी दूर दराज के इलाकों में, गाँव में तो नहीं है। तो क्या हुआ पॉलिटिक्स में तो पता नहीं चल पाएगा। तो यानी कि अभी भी हम लोग कॉलोनी ही हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में। तो एक टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है आपको ऐसे में भी, डिजिटल कॉलोनियलिज्म एंड इंडिया। ये चांसेस है कि इसके ऊपर जो है बहुत सोचने वाला बात है। हम लोग को ये जो कम्युनिकेशन लाइन है इसको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, खुद का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप मेंशन करेंगे, लिखिएगा। हिंदी में बोल चुके हैं ना। emphasis on Atmanirbhar Telecom reduces dependence on foreign vendors and strengthen domestic R&D. Emphasis on Atmanirbhar Telecom. Emphasis on Atmanirbhar Telecom reduces dependence on foreign vendors and strengthen domestic R&D. यानी कि आत्मनिर्भर दूरसंचार पर हम लोग बल देंगे तो विदेशी निर्भरता हमारी क्या हो जाएगी? तो घट जाएगी। और जो हमारा जो घरेलू अनुसंधान है वो क्या हो जाएगा? तो बढ़ेगा। इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? तो ये जो चीज़ें हम लोग बात कर रहे थे, 6G अलायंस का, भारत नेट का बात कर रहे थे, डिजिटल इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, इससे हम लोग चाह क्या रहे हैं करने के लिए कि इस तरह का नेटवर्क हमारा। अब चाइना में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उसका अपना सब चीज़ है। उसका यूट्यूब जैसा अपना एक चैनल है, उसका अपना फेसबुक जैसा कुछ है, उसका अपना व्हाट्सएप जैसा कुछ है। और हम लोग के यहाँ कुछ है ऐसा? तो नहीं है। सब क्या है? तो वेस्टर्न है। तो चलिए अभी अपना अपना फ़ोन निकालिए और व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करें। आप चाह करके भी यूट्यूब को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। होता है? यूट्यूब इंस्टॉल होता है फ़ोन में, वो जबरदस्ती दिया हुआ है। ओ मतलब आप इतना डिस्ट्रैक्टेड रहे हैं कि आप उसको डिसेबल कर करके पढ़ाई किए हैं। हम भी करते हैं कभी कभी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे, हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा बातें, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। साइबर सुरक्षा परिदृश्य, साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप। लिखेंगे इसमें, इंडिजिनस नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड ट्रस्टेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इंडिजिनस नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड ट्रस्टेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर reduce risk of surveillance and reduce risks of surveillance and reduce risk of surveillance and supply chain vulnerabilities and supply chain vulnerabilities. ठीक है, इसको समझिए, लिखिएगा हिंदी में। स्वदेशी नेटवर्क संरचना और विश्वसनीय हार्डवेयर सॉफ्टवेयर निगरानी, और विश्वसनीय हार्डवेयर सॉफ्टवेयर निगरानी एवं आपूर्ति श्रृंखला
जोखिमों को कम करते हैं। स्वदेशी नेटवर्क संरचना और विश्वसनीय हार्डवेयर सॉफ्टवेयर निगरानी एवं आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों को कम करते हैं। अब इसको देखिए, अगर हमारा जो नेटवर्क है वो क्या रहेगा, भारतीय रहेगा। नेटवर्क क्या रहेगा हमारा, भारतीय। माने कि इंडिया अपना बना लिया, 4G 5G 6G बन रहा है ना, तो एक और बन गया नमो जी। तो इंडिया में तो बनेगा तो नाम तो यही होगा ना, नमो जी। और फिर उसमें मोदी जाकर बोलेंगे कि भैया 8G से भी ज़्यादा फास्ट है हमारा, ठीक है, नमो जी बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेटवर्क संरचना है वो मेरा क्या है, तो अपना है, पर्सनल है। अगर मेरा पर्सनल रहेगा, जो हमारे माने कि ये जो LG का लगा हुआ है ना, इसमें मेरा हार्डवेयर अपना है ना सॉफ्टवेयर अपना है। सॉफ्टवेयर मतलब क्या, जैसे कि आपका मोबाइल, सबके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है। एंड्रॉयड क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। हाँ, सब क्या है, तो उसके अंदर में जो भी चीज़ें वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर यानी कि मशीन भी लगा हुआ है। हो सके कि वहाँ से जो मशीन बन रहा है उसमें छोटा सा कुछ लगा करके भेज दे, हम लोग को पता ही नहीं चले। तो क्या क्या हम लोग करते हैं वो सब क्या चल जाएगा, तो पता चल जाएगा, सब होता भी होगा। आपको क्या लग रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट जो लोग दिन में चला रहे हैं, जो एंड्रॉयड दिन में चला रहे हैं, तो सब चीज़ हम उसी में इनपुट डाल रहे हैं, मोबाइल में सब चीज़ हम उसी में सेव कर रहे हैं, सब गूगल फोटोज पे जा रहा है सब। तो जिसका सब चीज़ है, मान के चलें कि हम आपको एक खेत दे दिए, पूरा का पूरा खेत है, भूल एक क्लासरूम है, ठीक है, और हम चले गए, हम बोले कि ठीक है तुमको हम देखेंगे नहीं तुम क्या कर रहा है। अब आप इसमें कोड़ खन कर रहे हैं, आराम से पेड़ वेड़ लगा रहे हैं, पेड़ को काट भी रहे हैं, तो क्या मतलब हम देखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। ये तो बहुत मूर्खता वाला बात है, तो विश्वास करने वाला बात है। सिंपल सी बात यही है कि आपको कोई बोला जाए कि भैया ये 100 क्वेश्चन कर लो और मेंस में तो क्वेश्चन बस इतना ही से आने वाला है, तो बच्चा विश्वास करके चला जाता है। और फिर पेपर कैसा आता है, DSO का पेपर बहुत खतरनाक था भाई, वो पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है। अभी भी अगर आप नहीं जागे और PDF पॉलिसी को चक्कर में पड़े हुए हैं तो मुश्किल है। तो यानी कि अब तो विश्वास का बात हो गया, उसके हाथ में है कि वो आपके विश्वास को रखे या क्या कर दे, तो तोड़ दे। जैसे मान के चले कि इनका हम एक फ़ोटो ले लिए मतलब साथ में, और वगैरह कुछ नहीं करेंगे, बस नॉर्मल है, रखे हुए रहेंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं। और इस जगह सर बहुत अच्छे हैं, दिखलाएंगे नहीं, ठीक है, और हम जा करके सबको दिखला रहे हैं। ये टोटली किसके ऊपर है, मेरे ऊपर है, जिसके पास में डेटा है। अब ये व्हाट्सएप पे जो लिखता है, तो अभी जो केस हुआ नीट वाली जो लड़की थी, उसका जो केस हुआ, तो उसका डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेज कैसे पता चल गया सबको। डाटा तो क्या हो रहा है, तो स्टोर हो रहा है। एक बार आप नेटवर्क खोल करके अब बात कीजिए कुछ भी, मन तो कर रहा है कि स्विगी से कुछ मंगाएं खाने वाने के लिए। देखिए कुछ देर बाद आपके पास स्विगी का मैसेज आता है कि नहीं आता है, होता है कि नहीं होता है। तो सब चीज़ सुन रहा है, इसलिए हम हमेशा झूठ बोलते हैं, सब उल्टा उल्टा बोलेंगे हम। तो अब तुम सुनो, जैसे कि हम पार्टी पसंद करते हैं, मान के चले कि कांग्रेस बता रहे हैं, लेकिन अंदर से हम BJP को पसंद कर रहे हैं। अब तुम इसका डेटा को हम खराब करते रहते हैं बैठ करके हमेशा, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट समझ में आ रहा है बात। मतलब नहीं नहीं नहीं, जैसे कुछ भी हम लोग डाल रहे हैं ना, जैसे इतना सारा इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कुछ भी हम लोग इनपुट दिए, तो कहीं ना कहीं वो स्टोर होता है, फिर प्रोसेस होता है, इतना फास्ट है। जो शुरू में आपको नहीं स्पीड हम लिखवा दिए हैं 0.1, हाँ क्या, जो हम बोले ना शुरू में कि भैया जो 5G है वो क्या, वो कितना में काम करता है, एक मिलियन या 1 मिली सेकेंड। और ये जो है 6G कितना है, 0.1, यानी कि उतना ही इन्फॉर्मेशन चला भी जा रहा है, प्रोसेस भी होकर के आ भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टोर तो हो रहा है ना, सिंपल सी बात है। और वो चीज़ जो चाहें, अब देखिए, अब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। सब डाटा बनी होगा, नहीं नहीं हो सकता।
ये जो है मतलब जैसे कि अब क्या है जो एआई है, जैसे कि एआई में हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस पर वो काम कर रहा है। हो सकता है कि वो हम लोगों से जैसे हम लोग समझ पाते हैं वो भी समझना शुरू कर दे, वो हम लोग को देखे। हम्म हम्म। हाँ हाँ हाँ, वो तो बायस होता ही है, वो तो बहुत अच्छा है। वो जो बोले थे कि जो ऊपर वाले जो कास्ट हैं वो उसको, सिंपल सी बात है ना, उसमें हुआ क्या है। मान कर चलें कि अभी हम राजा हैं, ठीक है, आप लोग मेरे क्या है तो प्रजा हैं, और ये मेरी राइटर है, तो हम जो चाहेंगे इनसे वही लिखवाएंगे ना कि तुम मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिखो, तुम लिखो कभी से टाइम से आते हैं। तो अपना इतिहास तो हम क्या बना लिए हैं, और यहाँ सर कभी टाइम से नहीं आते हैं। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ों को डलवा दिए हैं। तो ये तो सही बात ही है ना, सिंपल सी बात ये है। तो अब जो ये बातें जो आप समझ पा रहे हैं कि हमारा हार्डवेयर भी अपना नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर भी अपना नहीं, नेटवर्क भी क्या है तो हमारा अपना नहीं है। अब इससे जो क्या है कि बहुत ज़्यादा खतरा है, यानी कि खतरा ये है कि अमेरिका आज बोला कि तुम्हारे ऊपर हम क्या लगा दे रहे हैं, तो इतने सारे टैरिफ लगा दे रहे हैं। कल वो बोला कि हम 5 महीना तक हमको नेट नहीं देंगे, तो ये सुसाइडल रेट बढ़ जाएगा, आप मर सकते हैं। नहीं मर सकते हैं, बेचैनी नहीं हो जाता थोड़ा सा डिपेंडेंस। हाँ, जैसे कि खाना खाते समय अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखे इंसान तो खाना नहीं घुस रहा है आजकल, हो तो रहा है। तो ये जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन ऑफ व्हाट, नेटवर्क का, सप्लाई चेन ऑफ क्या, हार्डवेयर का, सप्लाई चेन किसका, सॉफ्टवेयर का, इसके ऊपर हम लोगों का अपना कमांड होना क्या है तो जरूरी है। नहीं तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा है, सप्लाई का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो यही बात है कि अब इंडिया को इसके तरफ काम करना चाहिए। किसके तरफ, कि भैया हमारा जो नेटवर्क हो इंडिजिनस हो, हमारा सॉफ्टवेयर अपना हो, हमारा हार्डवेयर भी क्या हो तो अपना हो। ठीक है, तो लिखे, तो आप अंग्रेजी में लिखें, हो गया। आगे जो लिखना है कि 6G में सिक्योरिटी बाय डिजाइन, 6G में सिक्योरिटी बाय डिजाइन दृष्टिकोण अपनाकर, 6G में सिक्योरिटी बाय डिजाइन दृष्टिकोण अपनाकर साइबर खतरों के प्रति, आपका क्या है, आपका क्या है, कौन सा क्लास है? तो इतना सवेरे सवेरे आके कितना से क्लास होता है? हाँ? 2 बजे तक तो हम ही पढ़ाने वाले हैं ना आज। फिर आपको हम ही लेकर टेस्ट में भी चलेंगे, आपके साथ में चलेंगे, वहीं टेस्ट दे करके आपको लौटना है। ठीक है, लिखेंगे 6G में सिक्योरिटी बाय डिजाइन दृष्टिकोण अपनाकर साइबर खतरों के प्रति लचीलापन बढ़ाया जा रहा है। लिखेंगे अंग्रेजी में AI इनेबल्ड 6G नेटवर्क, AI इनेबल्ड 6G नेटवर्क आर envisioned with security by design, are envisioned with security by design enhancing resilience against cyber threats। ये वर्ड को अंडरलाइन करना है, सिक्योरिटी बाय डिजाइन। AI enhanced 6G नेटवर्क आर envisioned with सिक्योरिटी बाय डिजाइन इनहेंसिंग रेजिलियंस अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। 6G में सिक्योरिटी बाय डिजाइन दृष्टिकोण अपनाकर साइबर खतरों के प्रति लचीलापन बढ़ाया जा रहा है। यानी कि पता है क्या हो ये रहा है कि जिस समय हम लोग 6G बना रहे हैं ना, तो उसके डिजाइन में हम लोग क्या डाल दे रहे हैं, तो एक सिक्योरिटी जो है डाल दे रहे हैं कि वो डिजाइन में उसका क्या है तो सिक्योरिटी है। उससे हो सकता है कि जो साइबर खतरा है वो क्या हो थोड़ा सा कम है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बात में सच्चाई है जो हम बोल रहे हैं? डेटा ड्रिवन है तो ऐसा इनपुट अगर हम डाल सकते हैं तो वो जो इमेज अगर जैसे ह्यूमन इमेज हम लोग ऐसा डालते हैं तो आउटपुट वैसा नहीं देगा, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। जैसे एक फीचर जब उस पे जो एनिमल्स वाला है तो सवाल उठे थे तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, जो वही करेंगे, यानी कि रोका जा रहा है। मान के चले कि हम उसमें इनपुट दिए तो हमको वैसा आउटपुट नहीं आ रहा है, जिसका वो है उसको वो आउटपुट चला जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? जैसे एलन मस्क वाला में आप देख ही रहे हैं कि बोला जा रहा है कि हम ऐसे कार्य को क्या करते हैं प्रोत्साहन नहीं देंगे,
लेकिन वो कार्य करने की क्षमता तो उसमें थी अभी, तभी तो आया। वो हमारे लिए क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अपने लिए क्या किए हुए तो खुले हुए हैं। हो सकता है ना, यानी कि जितना ज़्यादा हम लोग दूसरे के टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट रहेंगे उतना ज़्यादा जो खतरा है वो क्या होते जाएगा, तो बढ़ते जाएगा, जब तक कोई चीज़ अपना ना हो। सिंपल सी बात अगर देखा जाए, एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि अगर आप अपने पॉकेट मनी के लिए एक पापा पे डिपेंडेंट है, एक भाई पे है और एक किस पे है, तो दोस्त पे है, तो सबसे सिक्योरिटी वाला कहाँ है? पापा जब तक रिटायर नहीं हो वो सबसे अच्छा है। भाई का क्या है, भाभी आई काम खत्म। दोस्त का क्या है, कोई आया वो बोला कि भैया मेरा खर्चा इधर जा रहा है और हम तुमको नहीं दे पाएंगे। समझ में आ रहा है बात? हाल इंडिया का यही है अभी। तो ये चीज़ को समझने के लिए हम आगे हम लोग बढ़ेंगे, लिखेंगे ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, वैश्विक तकनीकी नेतृत्व। वैश्विक तकनीकी नेतृत्व। ये बहुत अच्छा चीज़ आपको समझना है, लिखना है इसमें कि 6G अनुसंधान और मानक निर्धारण में, 6G अनुसंधान और मानक निर्धारण में अग्रणी भूमिका निभाकर भारत वैश्विक दूरसंचार नियमों को प्रभावित करना चाहता है। 6G अनुसंधान और मानक निर्धारण में अग्रणी भूमिका निभाकर भारत वैश्विक दूरसंचार नियमों को प्रभावित करना चाहता है। थ्रू अर्ली 6G रिसर्च एंड स्टैंडर्ड सेटिंग, थ्रू अर्ली 6G research and standard setting, India aims to influence global telecom norms. Through early 6G research and standard setting, India aims to influence global telecom norms rather than merely follow them. समझ में आया बात? ये समझ में नहीं आया होगा, इसको नॉर्मल एक एग्जांपल से हम समझाने का कोशिश करते हैं। इनका नाम क्या है जी, पीछे जो बैठे हैं आपका नाम क्या है? हाँ, अंकित, अंकुश। मान के चलिए कि अंकुश का शादी होने वाला है, ठीक है, नॉर्मल सामान्य। और वो जो अंकित है वो कुछ मतलब वो इसमें कुछ फिनांस नहीं कर रहा है, मतलब कि पैसा से हेल्प नहीं कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इस बात को ध्यान से, टेक्निकल शब्द है, इसको एग्जाम्पल से समझ पाइएगा। तो लड़का क्या है कि पैसा वैसा नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वो चाह रहा है कि शादी में वही खाना बने जो उसके पसंद का हो। मतलब कि वो लाएगा नहीं सामान, लेकिन चाहेगा क्या, खाना वही बने जो उसके पसंद का हो। तो वो क्या करेगा इसके लिए, जिस समय मेनू डिसाइड होता रहेगा ना, उसी समय वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और वो बताएगा कि हम 10-15 शादी में गए थे, बस इंडिया फूफा बन रहा है, ठीक है। मैंने करना कुछ नहीं है इसको, और कर क्या रहा है कि जब नियम जो डिसाइड हो रहा है ना, 6G का सिक्योरिटी कैसा रहेगा उसमें तेज बनेगा कोशिश कर रहा है, यानी काम कुछ नहीं कर रहा है। मैंने कि मिल करके हम क्या करेंगे, बनाना नहीं है इसको। इंडिया बोलेगा कि हमको इसमें बहुत जानकारी है, न कि इंडिया को 4G का जानकारी था अच्छे से, न 5G का, और इसमें क्या बनने चला है, विश्व गुरु, कि हम ही नियम बना देंगे, ऐसा नियम बनाएंगे जो मेरे लायक होगा। ऐसा कभी होने देगा कोई कंट्री? तो टारगेट यही है, यानी कि खाना वही बनाएंगे जो हमको पसंद है। लेकिन कैसे, लाइए ना, हम लिख दे रहे हैं आप बोलिए, हम लिखते हैं, ठीक है। पुलाव, अच्छा ठीक है, वेज पुलाव रहेगा, हाँ, चटनी भी ठीक है, हम लिखते हैं। और एक दो ठो कुछ नियम अपने से भी लिखेगा ठीक है। समझ में आ रहा है? इंडिया यही काम कर रहा है। सुनने में थोड़ा बुरा लग रहा है, बट जो रियलिटी है यही है कि तो यही चीज है ना भाई, निगेटिव है तो निगेटिव चीज ही, बट हम बोल कैसे पा रहे हैं पॉजिटिव की तरह। हम क्या बोले आपको कि 6G जो है, 6G अनुसंधान और मानक निर्धारण में जो स्टैंडर्ड जो बन रहा है, उसमें इंडिया अग्रणी भूमिका निभा करके भारत वैश्विक दूरसंचार नियमों को प्रभावित करना चाहता है।
कि उन्होंने समझ रहे हैं ना, बिना फीस के वकील बन रहा है इंडिया। क्लियर है? अब समझ में आ गया इंडिया क्या काम कर रहा है। आगे देखेंगे कि कोलैबोरेशन विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज, collaboration with like-minded countries position India as a reliable democratic technology partner. Collaboration with like-minded countries, collaboration with like-minded countries position India as a reliable, democratic technology partner. हिंदी में लिखिएगा कि समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग, समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग भारत को विश्वसनीय और लोकतांत्रिक तकनीकी साझेदार के रूप में स्थापित करता है। समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग भारत को विश्वसनीय और लोकतांत्रिक तकनीकी साझेदार के रूप में स्थापित करता है। अब चीज़ों को फिर से समझिए, वही जो कहानी है उसको ही समझना है। यानी कोई लड़का को जो खाने का मन था, वो जब नियम बन रहा था क्या क्या लिस्ट है, तो झूठ मूठ के लाइन हम लिख देते हैं, मेरा राइटिंग अच्छा है, या हम 5 पार्टी अभी अटेंड किए हैं, हमको बहुत अच्छा जानकारी है, लाइए हम लिख देते हैं। फिर भी ये जो अंकित के फादर है वो मान नहीं रहे हैं, अंकुश के फादर कह नहीं आपको हम नहीं देंगे। तो वो लड़का क्या कर रहा है, दिमाग लगा रहा है क्या कि नहीं, जो घर में जो मौसी वौसी है उसको जोड़ लिया, बोले कि मौसी आपको तो मंचूरियन पसंद है ना, मतलब जो लाइक जो ग्रुप बना रहा है, एक ऐसा ग्रुप जिसका जो उसको सपोर्ट करके नहीं ये लड़का का अंकित का जो है मेनू बहुत अच्छा है। तो इंडिया का भी जो सिचुएशन क्या है तो ऐसा ही है। तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो नियम बने सिक्योरिटी नियम, वो करीब करीब क्या हो तो जैसा हम हैं, जैसा मेरा रिक्वायरमेंट है वैसा नियम जो है वहाँ पे क्या हो जाए तो सीसी के लिए बन जाए कि इंडिया उससे क्या रहे, साइबर सिक्योरिटी इस सब का जो थ्रेट जो है इंडिया के ऊपर में क्या देखने के मिले तो कम देखने के लिए मिले। ठीक है, चलिए हम लोग कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इंडियाज इंटीग्रेटेड अप्रोच टू 5G डेवलपमेंट एंड 6G प्रिपेयर्डनेस। India's integrated approach to 5G development and 6G preparedness is transforming its digital ecosystem. India's integrated approach to 5G development and 6G preparedness is transforming its digital ecosystem, strengthening indigenous capabilities, enhancing cyber security, and elevating its global technological status. India's integrated approach to 5G development and 6G preparedness is transforming its digital ecosystem, strengthening indigenous capabilities, and enhancing cyber security and elevating its global technological status. यानी कि 5G के प्रभावी क्रियान्वयन और 6G की दूरदर्शी तैयारी के माध्यम से भारत न केवल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को रूपांतरित कर रहा है, बल्कि स्वदेशी क्षमता, साइबर सुरक्षा और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व को भी सुदृढ़ कर रहा है। कहाँ से? स्वदेशी क्षमता, साइबर सुरक्षा और वैश्विक
तकनीकी नेतृत्व को भी सुदृढ़ कर रहा है। तो भी क्या कर रहा है? तो सुदृढ़ कर रहा है। इसमें कोई डाउट है? जो लिखे हैं एक बार पढ़िए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन काफ़ी आसान था। एक क्वेश्चन जो है अगला, एक काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बढ़े, साइंस सेंटर कितने मार्क्स का रहता है एग्जामिनेशन में? तो 36 मार्क्स का क्या है आपका? और एक, तो एक क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइम है आप लोगों के पास? हाँ, आपके पास मैम? श्योर? ठीक है। क्वेश्चन है कि हाउ इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज डेवलपमेंट इन एरियाज सच एज हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, डिजिटल गवर्नेंस एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, डिस्कस विथ एग्जाम्पल्स एंड रिसेंट इनिशिएटिव्स। Science and technology are playing a pivotal role. तो क्या सुन लेता है क्या? अब अगर बात किया जाए इसमें, तो अगर देखा जाए क्वेश्चन हिंदी में क्या है, हाउ इज स्वास्थ्य कृषि, शिक्षा, डिजिटल शासन और पर्यावरणीय स्थितियों जैसे क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्वेश्चन सुनिए हिंदी मीडियम में, कि स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल शासन और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारत के विकास में किस प्रकार योगदान दे रहा है। यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वह कृषि के क्षेत्र में, वह शिक्षा के क्षेत्र में, वह डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में, वह पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में कैसे जो है योगदान दे रहा है इंडिया में। ठीक है, हाल ही में पहले और उदाहरणों सहित इसको क्या कीजिए, तो स्पष्ट कीजिए। क्लियर है बात? तो इसको एक क्वेश्चन थोड़ा आसान है। इसमें दो टॉपिक आप पढ़ाए हैं। दो टॉपिक, हेल्थ वाला हो चुका है और क्या हो चुका है, एनवायरमेंट। हेल्थ हुआ है और क्या हुआ है, एग्रीकल्चर हुआ है। ठीक है, और बाकी लेकिन इस बार देखिए क्या है, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर, अब एजुकेशन है, डिजिटल गवर्नेंस है और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। तो पहले बस दो ही तो क्वेश्चन पूछ रहा था बार बार, क्या क्या, एक हेल्थ और एक क्या है, तो एग्रीकल्चर। इस बार जो आपको आयाम जो देखने के लिए है कि अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का जो आयाम देखे थे, अब उसको हेल्थ और एग्रीकल्चर तक सीमित नहीं रख सकते हैं, उसको कहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा, डिजिटल गवर्नेंस तक बढ़ाना पड़ेगा, एजुकेशन तक बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद जो है और फिर अगर देखा जाए इसमें, और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी तक जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन लिखना है पहले या आंसर पे चले? क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन बोलिए, लिखेंगे हिंदी में, उसमें दोनों लोग हिंदी में बोल दीजिए और स्वास्थ्य, लिखिए। कृषि, शिक्षा, डिजिटल शासन और पर्यावरणीय स्थिरता। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, डिजिटल शासन और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारत के विकास में किस प्रकार योगदान दे रही है। भारत के विकास में किस प्रकार योगदान दे रही है। हाल की पहले और उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। हाल की पहले और उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो अभी जो है थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाला और हेल्थ वाला खुद से लिखिए, तो क्या आपको तो हुआ है। इसके बाद हम आगे जो नहीं हुआ है उसको हम लिखवा देते हैं। जल्दी लिखिए सब।
देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान इसलिए है क्योंकि आपको 380 शब्द में लिखना है और आयाम बहुत सारा लिखा हुआ है। हेल्थ में देख लीजिए, एजुकेशन में देख लीजिए, एग्रीकल्चर में देख लीजिए, सब तो लिखा हुआ है। सबके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा शब्द भी लिखिएगा तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसका इंट्रोडक्शन लिखने का। देखिए इंट्रोडक्शन में कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारत के समावेशी और सतत विकास की प्रमुख शक्ति बन गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारत के समावेशी और सतत विकास की प्रमुख शक्ति बन गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज इमर्ज्ड एज ए की ड्राइवर ऑफ इंडिया इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारत के समावेशी और सतत विकास की प्रमुख शक्ति बन गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज इमर्ज्ड एज ए की ड्राइवर ऑफ इंडियाज इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। by improving सर्विस डिलीवरी, जिसने सेवा वितरण, इन्हेंसिंग प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, एंड स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस और शासन क्षमता को सुदृढ़ किया है। एंड ठीक है, आगे लिखेंगे हाल की पहले प्रौद्योगिकी आधारित नागरिक केंद्रित विकास को दर्शाती है। रिसेंट इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट इंडियाज शिफ्ट टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिटीजन सेंट्रिक ग्रोथ। हाल की पहले प्रौद्योगिकी आधारित केंद्रित विकास को दर्शाती है। इंडियाज शिफ्ट टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिटीजन सेंट्रिक ग्रोथ हुआ। हाल की पहले प्रौद्योगिकी आधारित नागरिक केंद्रित विकास को दर्शाती है। रिसेंट इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट इंडियाज शिफ्ट टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिटीजन सेंट्रिक ग्रोथ। समझ में आया बात? यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया जो भारत जो चाह रहा है कि यहाँ पे कैसा डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, यानी कि सबका डेवलपमेंट हो। नहीं होता है सबका साथ सबका विकास हो। एक होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी कैसा डेवलपमेंट हो जिसमें कि जो हमारा जो फ्यूचर है वो कंप्रोमाइज ना हो। तो इसमें साइंस एंड टेक जो है वो सबसे अच्छा जो है वो क्या कर रहा है, तो रोल को निभा रहा है। क्लियर है? सबसे अच्छा क्या कर रहा है, रोल को निभा रहा है। कैसे? क्योंकि इसके माध्यम से सेवा वितरण यानी कि जो सर्विस डिलीवरी है वो बहुत अच्छा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मान के चलिए कि साइंस एंड टेक के माध्यम से जो चीज़ें हम लोगों को ज़रूरत का चीज़ है वो आराम से हमारे घर तक क्या हो रहा है, तो पहुँच जा रहा है। जैसे कि मान के चलिए कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से, आप समझ में आ रहा है ना, वो क्या है, एक मेडिसिन क्या है, एक सर्विस है, और जो हम लोगों को पहुंच जा रहा है कहाँ पे, घर पे ही। इसका मतलब ये क्या हुआ कि साइंस एंड टेक के माध्यम से ही क्या हुआ है, ये चीज़ें। इसी तरह से और भी सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन भी है, वो कहाँ पहुंच रहा है, घर तक पहुंच रहा है। किस माध्यम से पहुंच रहा है, साइंस एंड टेक के माध्यम से ही पहुंच रहा है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि साइंस एंड टेक के माध्यम से ही जो हमारा जो गवर्नेंस है, जो हमारा जो शासन क्षमता है वो भी सुदृढ़ हुआ है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, हो गया, सोच लिए। अगर हम बात करें कि डिजिटल थाना के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग स्मार्ट थाना के बारे में बात करते हैं, तो स्मार्ट थाना ये सब कैसे, स्मार्ट थाना अगर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा कैपेबल होगा, तो हम लोग क्या रहेंगे, ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो कैसे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक के माध्यम से ही हो पा रहा है। मान के चलिए कि आज से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई गुमशुदा हो गया, मतलब आप कहीं गए और अब भुला गए, और पहले ज़माने में क्या था, मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था, आप गए और भुला गए, कोई आपको लेकर चला गया, तो भाई मिलना मुश्किल था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर कोई घर से निकला, उसके पास में मोबाइल है, तो मोबाइल को हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रैक कर लेंगे, और उसको जो है जान जाएंगे वो कहाँ पे है। मान के चलिए को मोबाइल भी नहीं है, तो आप देखते होंगे पटना, जो कि बिहार का राजधानी है, मतलब बिहार एक पिछड़ा राज्य में आता है, बट फिर भी जो
ट्रैफिक है तो सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि घर से आप निकले कहाँ गए हैं, तो आप बैठ करके जो स्मार्ट थाना है वहाँ पे खुद से भी, जैसे मान के चलिए कि कोई हम स्मार्ट थाना में गए हुए थे, तो कुछ दिन पहले का ये बात है, 2-4 दिन पहले का, तो एक का क्या हुआ कि ऑटो में बैग छूट गया था, उसमें मतलब नहीं स्कूल बैग होता है, उसी में कुछ ज्वेलरी वेलरी रख के लोग ला रहा था कि किसी को शक ना हो, वो छूट गया। अब वो परेशान हो गया, तो वो बतलाया कि हम इस टाइम पे 4-4:30 बजे के करीब में हम यहाँ पे थे, तो वहाँ पे देखा गया, बोला कि तुम ऑटो पहचान लो। ऑटो को पहचाना गया, फिर उसमें जो नंबर लिखा हुआ था वो भी ट्रैक किया गया, किसके माध्यम से, जो सीसीटीवी के माध्यम से, और फिर जैसे ही आपका ट्रैक हो गया ऑटो का जो नंबर होता है, तो वहाँ पे डाला गया वो किसका है, ऑनर का नाम आ गया, तुरंत भर में 1 घंटा के अंदर केस सॉल्व हो गया। पहले ऐसा पॉसिबल था नहीं था। तो इससे जो गवर्नेंस जो है, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं समझाने के लिए, इससे जो हमारा गवर्नेंस है वो क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है, शासन व्यवस्था क्या हुई है तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि हेल्थ केयर, स्वास्थ्य क्षेत्र, चूंकि हम पहले भी आपको बतला दिए हैं हेल्थ केयर कि साइंस एंड टेक का हेल्थ केयर में क्या है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, खुद से लिखिएगा। एग्रीकल्चर को भी हम स्किप कर रहे हैं। एजुकेशन पे हम थोड़ा सा कुछ लिखवा रहे हैं आपको, ये तो ठीक है। एजुकेशन लिखेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एआई आधारित शिक्षण उपकरण शिक्षा को अधिक सुलभ और व्यक्तिगत बना रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड एआई ड्रिवन लर्निंग टूल्स एक्सपैंड एक्सेस एंड पर्सनलाइज एजुकेशन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड एआई ड्रिवन लर्निंग टूल्स एक्सपैंड एक्सेस एंड पर्सनलाइज एजुकेशन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एआई आधारित शिक्षण उपकरण शिक्षा को अधिक सुलभ और व्यक्तिगत बना रहे हैं। तो इसमें कुछ समझाने का जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखेंगे, एक पोर्टल है जिसका नाम है दीक्षा। दीक्षा पोर्टल नाम सुने होंगे, दीक्षा पोर्टल। तो लिखेंगे, दीक्षा डिजिटल सामग्री और प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों एवं छात्रों को सशक्त करता है। दीक्षा सपोर्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट थ्रू डिजिटल कंटेंट एंड ट्रेनिंग। दीक्षा जो है वो डिजिटल सामग्री और प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों एवं छात्रों को क्या करता है, सशक्त बनाता है, सशक्त करता है। दीक्षा सपोर्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स थ्रू डिजिटल कंटेंट एंड ट्रेनिंग। क्लियर है। अगला आपको मेंशन करना है, इसमें भी कोई दिक्कत, दीक्षा वाला में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, एडटेक। एडटेक स्टार्टअप्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। एडटेक स्टार्टअप औपचारिक शिक्षा व्यवस्था को पूरक बनाते हैं। एडटेक स्टार्टअप कॉम्प्लीमेंट फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, इसका मतलब हमको समझाइए क्या है। नए जो ऐप जो बने ना उसके ट्रेनिंग दी जा रही है, जो भी आईटी से मतलब जो आईटी से ऐप बनाने का। अच्छा, देखिए इसमें मेन जो बात है समझिए कि एक पहले का शिक्षा था, क्लास में गए, बोर्ड पे लिखा हुआ है काला बोर्ड पे उजला कलर से, ठीक है, और हम वहाँ से आ गए। मान के चलिए कोई बच्चा जो है वो क्या हुआ कि उसको तबीयत खराब हो गया, 1 मंथ उसका पढ़ाई जो नहीं हो पाया है, ठीक है, पढ़ाई नहीं हो पाया है, तो अब वो कैसे पढ़ेगा। अब क्या है कि उसको डिजिटल रिकॉर्डिंग जो उसको मिल जाएगा, भाई तुम क्या कर लो, देख लो। तो मान के चलिए कि आप नानी घर घूमने चले गए आप, और आप क्लास नहीं किए 15-20 दिन, तो आप पीछे रह जाइएगा ना। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, उसका डिजिटल एक्सेस मिल जाएगा। हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि आप उस वीडियो क्या कीजिए, देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। यानी कि जो पहले से जो सिस्टम था वो तो था ही, लेकिन उसको ये क्या किया है, इनरिच किया है, उसको और मजबूत बनाया है, शिक्षा को और सुलभ बनाया है ना। लेकिन यही बच्ची क्या कर रही है ना, उस मोबाइल से गेम खेल रही है, और कोई आ रहा है तो क्या बोलेगा, नहीं हम पढ़ रहे थे। यानी कि 2 टैब साइमल्टेनियस खुला हुआ है। तो ये भी चीज समझिए आप कि जितना इसका अच्छाई है, ये मिसयूज करती है, मिसयूज कर ही रही है। तो समझ में आया बात। अब जो है हम लोग चलते हैं, तो ये समझ, एक दीक्षा पोर्टल के बारे में लिख लेंगे, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में लिखेंगे, एआई आधारित शिक्षण उपकरण के बारे में लिखेंगे, और उसको जो है मेंशन कर लेंगे।
आगे देखें डिजिटल शासन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस, अब भैया वही बात जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो प्रौद्योगिकी है उसके माध्यम से पारदर्शिता बढ़ा है। सिक्का जो है गुल्लक में जमा किया जाता है, ना कि बैग में। कैन आई गिफ्ट यू ए गुल्लक? कल हम गुल्लक लेकर के आएंगे मिट्टी का, उसको मत फोड़ दीजिएगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये जो शासन है वो क्या बना है? पारदर्शी बना है। पारदर्शी मतलब क्या? ट्रांसपेरेंसी। सिंपल सी बात ये है, जैसे कि अब क्या हुआ है कि आप भगवान करे कि आप वीडियो बने, और उस ऊपर भी बन सकते हैं, वीडियो बन गए, अब बैठ करके लूटपाट कर रहे हैं, करिएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, बिना पैसा का तो हम काम ही नहीं करेंगे। हम कुछ नहीं, बस एक मोबाइल से आपका क्या बनाएंगे? वीडियो। जा करके डीएम को थमा करके आ जाएंगे, सर हम तो इतना काम कर लिए हैं, इसके आगे सर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर दबाव बना रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप थोड़ा क्या कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, थोड़ा सा जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्या हुआ है, तो बढ़ा है। यानी क्या कि अब डर जो है वो बढ़ा है, कभी कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग कर ले, कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले। समझ में आ रहा है बात? हाँ, वही चीज़ है, या फिर डीबीटी है, आप नॉर्मल से एग्जाम्पल समझ सकते हैं। इसके माध्यम से एक चीज़ और तो हुआ है, आप लोग को एक रोजगार भी तो मिला है। क्या, कौन सा रोजगार बताइए? नहीं भैया, ये नहीं, गड्ढा खोजो 5,000 रुपया पाओ। तो मन तो कर रहा है कि यहाँ से वहाँ तक पूरा खोद के छोड़ दें, और आप लोग एक एक क्या करें, फोटो खींच के भेजें। ये तो नियम शुरू हो गया है ना, गड्ढा खोदिए और 24 घंटे के अंदर में काम नहीं हुआ तो वो क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा 5,000 रुपये का। तो मालामाल, अगर मंथ में 10 भी गड्ढा अगर हम लोग देख लें तो जरूरत नहीं है फिर कुछ काम करने का, 50,000 रुपये आराम से घर बैठे आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, जो चीज़ें हैं गवर्नेंस है, वो क्या हो रही है, तो आज से 20 साल पहले पॉसिबल नहीं था। आपको क्या करना पड़ता है? एक मैप बनाना पड़ता, खींचना पड़ता है, एक गड्ढा बनाना पड़ता और भेजना पड़ता है। अब क्या है कि फोटो खींचो भेज दो। तो इससे जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्या हुआ है, तो बढ़ा है। तो लिखेंगे कि टेक्नोलॉजी हैज इनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी, प्रौद्योगिकी ने शासन में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशन बढ़ाया है। क्या क्या बढ़ाया है? पारदर्शिता, दक्षता और समावेशन। यानी कि टेक्नोलॉजी हैज इनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी, इफिशियंसी एंड इंक्लूजन इन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का इफिशियंसी बढ़ा है ना, गवर्नमेंट को खुद से गड्ढा देखने नहीं आना पड़ रहा है, हम ही लोग भेज दे रहे हैं उसको। तो उससे उसका क्या हुआ, इफिशियंसी और टाइम जो है वो बढ़ा है। और इंक्लूजन मतलब क्या होता है? समावेशी। हम लोग सब क्या हो रहा है, गवर्नेंस का एक पार्ट बन रहे हैं। इससे हमारा जो गवर्नेंस है वो क्या हो रहा है, तो डिजिटल हो रहा है, मजबूत भी हो रहा है। अब आगे जो आप बात कर रहे थे कि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आधार, कॉमा डीबीटी और ऑनलाइन सेवाओं का एकीकरण हुआ है। यानी कि डिजिटल इंडिया इंटीग्रेट आधार, डीबीटी एंड ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज। और ऑनलाइन सेवाओं का एकीकरण हुआ है। अब जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल गवर्नेंस के अंदर में क्या है, तो डिजिटल इंडिया है, वो 2-3 काम किया है। क्या क्या काम किया है? आधार को, डीबीटी को और ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज को आपस में क्या कर दिया, तो लिंक कर दिया है। इससे हमारा जो डिजिटल गवर्नेंस है वो काफ़ी क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। ये बात समझ रहे हैं ना कि जो डीबीटी क्यों डीबीटी हो पाता है, क्योंकि उससे क्या जुड़ा हुआ है, आधार। क्लियर है? और उसके ऊपर क्या प्रोवाइड होता है, गवर्नमेंट का जो ऑनलाइन सर्विसेज है वो प्रोवाइड होता है। ठीक है, सिंपल सी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे आपको मेंशन करना है कि यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स इंप्रूव पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड मॉनिटरिंग। डेटा एनालिटिक्स से नीति निर्माण और निगरानी बेहतर हुई है। यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स इंप्रूव पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड मॉनिटरिंग। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड मॉनिटरिंग। यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स इंप्रूव्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड
मॉनिटरिंग, डेटा एनालिटिक्स से नीति निर्माण और निगरानी क्या हुई है तो बेहतर हुई है। हुआ है कि नहीं? जितना ज़्यादा डेटा आपके पास में रहेगा उतना अच्छा आप क्या कर सकते हैं, पॉलिसी को बना सकते हैं। जितना ज़्यादा सैंपल साइज बड़ा है, यानी कि अगर मान के चलें कि हमको एक पॉलिसी बनाने के लिए है कि पटना को मलेरिया मुक्त बनाना है मेरे को, तो हमको अगर जितना अच्छा डेटा रहेगा कि भैया कंकड़बाग के इलाका में क्या है, मलेरिया ज़्यादा फैला हुआ है, इसके बाद कौन सा इलाका फैलवाइए ना, आपका हाथ में है, कहाँ कहाँ फैलवा दे मलेरिया। बिकना पाई, ठीक है, वहाँ पर कोई दोस्त रहता है उसको मलेरिया हो गया। फिर इससे हो क्या रहा है कि अब हम लोग को जब ध्यान देना है, मलेरिया कंट्रोल करना है, तो पीएमसीएच के इलाका में, और कौन कौन गंदा इलाका है पटना का, महेंद्रू के इलाका में, और नाला रोड सब जो भी चीज़ है वहाँ का इलाका में मलेरिया फैला हुआ है, तो गवर्नमेंट को अब आसान हो गया ना, उसको पता है कि इस साइड मलेरिया नहीं फैला हुआ है। यानी जितना ज़्यादा डेटा रहेगा उतना ज़्यादा जो हमारा एफिशिएंसी है वो बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हमारा जो मॉनिटरिंग है वो बढ़ेगा, उतना ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग हमारा क्या होगा तो काफ़ी आसान होगा। तो इससे डिजिटल गवर्नेंस का अब हम लोग देते हैं हेडिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय सततता, डिजिटल सस्टेनेबिलिटी। आराम से दे सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन में 5 आयाम था ना, टोटल 5 आयाम है, तो 20-20, 30-30 वर्ड भी लिखिएगा तो काम हो जाएगा ना। हम लोग कितना इससे ज़्यादा ही लिख रहे हैं, तो बहुत सारा स्कोप है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय सततता लिखना है। नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकें भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को समर्थन देती है। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट। नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकें भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को समर्थन देती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, नेट जीरो कार्बन इमिशन। तो भैया कैसे नेट जीरो कार्बन इमिशन, कैसे आप बात कर सकते हैं? अपने से तो कुछ होगा नहीं, विदाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉसिबल है। जो हम लोग का जो एम है, जो टारगेट है, वो कभी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सोलर एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। ये सब क्या है, साइंस एंड टेक ही है। विंड एनर्जी को यूज करना पड़ेगा, हाइड्रोजन एनर्जी को यूज करना पड़ेगा, ईवी व्हीकल्स को यूज करना पड़ेगा। तो ये जो हम लोग टारगेट ले रहे हैं कि हम लोग ऐसा काम कर देंगे, तो इसके पीछे कैसे हम लोग ले पा रहे हैं टारगेट, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, हमारा टेक्नोलॉजी है। जो भी हमारा इन्वायरमेंट के प्रति, जो भी हमारा क्या है, इन्वायरमेंट के प्रति जो टारगेट है, उसको फुलफिल हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। क्लियर है बात? कोई भी आप एग्जाम्पल लीजिए, हम लोग तभी उसको फुलफिल कर पाएंगे जब हमारे पास में क्या रहेगा, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो रहेगा। ठीक है, आगे लिखेंगे स्मार्ट, हिंदी में हो गया है क्या? नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकें भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को समर्थन देती हैं। अगला लिखना है स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्ट ग्रिड इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण से उत्सर्जन में कमी आती है कि नहीं? जो कार्बन उत्सर्जन है, यानी कि स्मार्ट ग्रिड, ईवी मतलब क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज इंप्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस इमिशन। समझ में आया कि अगर हम लोग स्मार्ट ग्रिड का यूज करेंगे, जो हमारा जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम लोग क्या करेंगे तो प्रयोग करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं जो इमिशन जो है वो घटेगा। ठीक है, अगला लिखना है सैटेलाइट मॉनिटरिंग एंड जीआईएस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। सैटेलाइट मॉनिटरिंग एंड जीआईएस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, उपग्रह निगरानी और जीआईएस आपदा प्रबंधन एवं संरक्षण में सहायक है। सैटेलाइट मॉनिटरिंग एंड जीआईएस एड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। उपग्रह निगरानी और जीआईएस आपदा प्रबंधन एवं संरक्षण में क्या है तो सहायक है। उपग्रह निगरानी और जीआईएस आपदा प्रबंधन एवं संरक्षण में सहायक है। इसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, उससे ऑब्वियस सी बात है कि जो डिजास्टर जो है उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है। तो डिजास्टर को हम लोग मिटिगेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं तो मैनेज कर सकते हैं। हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आने वाला है, तो डिजास्टर आने वाला है, उससे हम लोग बचाव जो है जरूर कर सकते हैं।
तो सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग मॉनिटर करेंगे चीज़ों को और हम लोग जो मैनेजमेंट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का उसको करेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा हमेशा क्या रहा है? साइक्लोन इफेक्टेड एरिया रहा है, लेकिन वहाँ पे GIS सैटेलाइटिंग के माध्यम से हमेशा क्या अब जो है वहाँ पे जो कन्वर्जन रेट है, जो ज़्यादा माल की जो हानि है अब वहाँ पे क्या होती है? कम होती है। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? जापान। जापान कैसा कंट्री है? अर्थक्वेक प्रोन कंट्री है, वहाँ पे हमेशा अर्थक्वेक आते रहता है, लेकिन फिर भी साइंस एंड टेक के माध्यम से उसने क्या किया है? उस अर्थक्वेक प्रोन रीजन में होने के बावजूद भी अपने आप को डेवलप कंट्री के श्रेणी में रखा है। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया है? क्या ये इससे पॉसिबल हुआ है कि हम लोग जाकर के मंदिर में पूजा करें, हम जाकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें? कभी पॉसिबल हो सकता है कि भैया भगवान प्लीज भगवान सुनामी नहीं आए, अर्थक्वेक नहीं आए, हो जाएगा काम? हो जाएगा काम? नहीं होगा। ये हमेशा कब पॉसिबल हो पाएगा? साइंस एंड टेक के माध्यम से। अगर आप रो रो करके नाक भी रगड़ें फिर भी पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से एग्जामिनेशन का भी है, ठीक है, 72वें में फॉर्म आ रहा है, मतलब सीट आ रहा है, तब कितना भी नाक रगड़ लीजिए पॉसिबल नहीं है। आपको साइंस एंड टेक का बेहतर उपयोग करना पड़ेगा एजुकेशन में। कैसे करिएगा साइंस एंड टेक का बेहतर उपयोग? चैट जीपीटी का एक ही तरह का आंसर आता है। चैट जीपीटी को हम सीधे डिसअलाउ करते हैं, यानी कि हमको वो चीज़ करना है कि जहाँ चैट जीपीटी को हम हमेशा बोलते हैं कि आप भी वही लिखिएगा, बगल वाला भी वही लिखेगा, क्योंकि आंसर का सेम ही आता है। हम खुद उसको 4-5 आंसर देख रहे हैं तो सेम आता है। जो चैट जीपीटी आसान तो हाँ की पॉइंट आप उसमें आयाम को बस देख सकते हैं, गहराई से आपको कभी वो चीज़ें जो है वो काम नहीं करेगा। तो बस साइंस एंड टेक कैसे हेल्प कर रहा है? हेल्प ऐसे कर रहा है कि आप अपना मोबाइल को छोड़ करके डिजिटल बोर्ड पे देखते रहिए। तो साइंस एंड टेक आपको क्या करवाएगा? एक समझ प्रदान जो है वो करेगा। सिंपल सी बात ये है। तो आप ये देखिए कि साइंस एंड टेक के माध्यम से आपका एजुकेशन क्या है, उसमें सुधार जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। जो डिजास्टर आने वाला है, डिजास्टर कब आता है? आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट कि नहीं हुआ मेरा, आफ्टर मेंस रिजल्ट कि मेरा नहीं हुआ, उसको आप मिटिगेट कैसे कर सकते हैं? शुरुआती दौर में ही अच्छे तरीके से गूगल का उपयोग कीजिए। अच्छे तरीके से जो मटेरियल जो है, खास करके कौन सा मटेरियल जो कि रिसर्च एंड डेवलप करके बनाया गया है, ना कि चैट जीपीटी के माध्यम से बनाया गया है, उसको आप यूज कीजिए, लिखिए, डिजिटल नोट्स को बनाइए। हम तो कुछ दिन पहले आपको दिखला भी रहे थे कि हाउ टू मेक नोट्स ऑफ NCERT दिखलाया था एक बार। वो कैसे पॉसिबल हो पाया था? टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बेस्ट नोट्स भी हम बना पाए थे। सिंपल सी बात ये है। तो इस चीज़ से कर करके आप क्या कर सकते हैं? अपने आप को जो है वो बचा सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जितना अच्छा हम लोग डिजास्टर का मॉनिटरिंग करेंगे, जितने अच्छे से हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, उतने अच्छे से उसको हम लोग मैनेज भी कर पाएंगे। ठीक है। निष्कर्ष की तरफ चलते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत की विकास रणनीति की रीढ़ बन चुकी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज बिकम द बैकबोन ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारत की विकास रणनीति की क्या बन चुकी है? तो रीढ़ बन चुकी है। जो समावेशी विकास स्ट्रैटेजी बाय प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, प्रभावी शासन, समावेशी विकास, प्रभावी शासन और पर्यावरणीय सततता को बढ़ावा देती है। स्ट्रैटेजी बाय प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, इफिशिएंट गवर्नेंस एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, continued investment in indigenous innovation, indigenous innovation and ethical technology, continued investment in indigenous innovation and ethical technology, use will further strengthen India's global standing. स्वदेशी नवाचार और नैतिक प्रौद्योगिकी में निरंतर निवेश भारत की वैश्विक भूमिका को और सुदृढ़ करेगा। स्वदेशी नवाचार और नैतिक प्रौद्योगिकी में निरंतर निवेश भारत की वैश्विक भूमिका को और सुदृढ़ करेगा। हम लोग फिर से एक बार करते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विकास रणनीति की रीढ़ बन चुकी है, जो समावेशी विकास, प्रभावी शासन और पर्यावरणीय सततता को बढ़ावा देती है। स्वदेशी नवाचार और नैतिक प्रौद्योगिकी में
निरंतर निवेश भारत की वैश्विक भूमिका को और सुदृढ़ करेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज बिकम द बैकबोन ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बाई प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, efficient governance and environmental sustainability, continued investment in indigenous innovation and ethical technology use will further strengthen India's global standing। क्लियर है? यानी कि जो दो पार्ट था, एक पार्ट था आपका एग्रीकल्चर वाला और हेल्थ वाला, वो तो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा क्योंकि हम बहुत सारा उसमें पढ़ा चुके हैं, और बाकी जो पार्ट था आप उसको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको कवर जो है वो कर लेने के लिए है। तो ये जो दो क्वेश्चन जो आया हुआ था DSO में, जो अभी पेपर हुआ था, यही दो क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें दोनों क्वेश्चन था ना, एक ये क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था जो पहले हम लोग डिस्कस किए हैं 5G 6G टेक्नोलॉजी वाला। तो मैक्सिमम स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन बनाएगा, और इसमें क्या होगा, एवरेज मार्किंग। हमेशा जो हार्ड क्वेश्चन बनाएगा और ज़्यादा उसमें डेटा को डालेगा, उसमें थोड़ा सा एफर्ट डालेगा, उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। जैसे ऐसे में आपको जो सबसे ईजी लग रहा है वो सबके लिए ईजी है, तो एवरेज मार्किंग यहीं पे होता है। तो अब ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो आप लिखिएगा, उस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना पड़ेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ा, 5G और 6G के बारे में बतलाना पड़ा, तब जाकर के हम उस क्वेश्चन को बतला पाए हैं। नहीं तो एक बैग हम बतलाते आप समझ नहीं पाते हैं, और इस क्वेश्चन में कुछ भी वैसा नीड नहीं था। अब बिना इसको ज़्यादा समझे हुए भी क्या कर सकते थे, आंसर को लिख सकते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ में आ रहा होगा, और फिर हम कल मिलते हैं।